Afternoon. Hello. Hi. Good afternoon to all of you. Namaskar. Hi. Hi. How you guys doing? सब ठीक हो? ठीक है। घर पे ही रहिएगा सब लोग, बाहर मत निकलिएगा। ठीक है, ठीक है। अब तो खाना पीना चालू है और तो क्या है, ठीक है। ऑनलाइन है तो ठीक रहता है ना? बाहर तो पुलिस है हमारी सर्विस करने के लिए, तो पुलिस को मौका मत दीजिए, वो अपनी खिदमत करेगी, है ना? वरना तो ठीक है। तो यस, पुराना व्यू वंस अगेन वी आर बैक टू द ओल्ड व्यू एज वेल। चलिए, नॉट एन इश्यू पर्टिकुलरली। वो तो पर्दा लगा दिया था थोड़े दिन, थोड़ा रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो आई थॉट आई पुट समथिंग लाइक दैट। चलिए, सो यस्टरडे वी स्टार्टेड ऑफ विथ द मिडिवल हिस्ट्री, और फिर मैंने आपको इंडिया के ऊपर जो फॉरेन इन्वेजन्स थे उनके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस करना शुरू किया था, ठीक है। सो हम लोग वहां से शुरू करते हैं। पर्टिकुलरली लेट अस वंस अगेन रीस्टार्ट द क्लास जहां से छोड़ा था पर्टिकुलरली। एंड हमने फॉरेन इन्वेजन से देखेंगे। आई एम वेरी गुड, इनफैक्ट आप लोग भी ठीक रहेंगे। अभी तो एक्चुअली सब लोग को बाहर जाना तो बंद होगा, ठीक है। तो रिवीजन कैसे करना है आपको बेटा? अरे बाप रे, ठीक है। रिवीजन के लिए पहले तो रीडिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। आप जितना कब कितना रीडिंग करते हो मुझे पता नहीं, बट इन द लास्ट 2 मंथ्स और लास्ट जो 2 महीने अभी है, यू आर सपोज टू स्लॉग आउट, मतलब कंप्लीटली आपको नहीं नहीं करके 3 टाइम्स आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यू आर सपोज टू रीड द सब्जेक्ट मिनिमम 3 टाइम्स, उसके बाद ही सब कुछ बात आगे चलेगी। तो पहले आप सब्जेक्ट को अच्छी तरह से कंप्लीट करो, और रिवीजन में फैक्चुअल चीजों को ज्यादा देखेगा कंसेप्ट के साथ साथ। मतलब मेरा सब्जेक्ट है उसमें फैक्ट भी आएगा, सो दे आस्क यू द फैक्ट एज वेल, ओके। सो दोनों चीज को आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, यस। चाइना तो पूछो मत। अब चाइना को कौन कॉम्प्लिसिट कहलाएगा, ठीक है। नो वन विल बी लाइक नो एबल टू टेक ऑन चाइना डायरेक्टली। द वर्ल्ड पावर शुड कम टुगेदर, एंड फिर वो चाइना को क्वेश्चन करेंगे तब हो पाएगा। चलिए, लेट अस प्रोसीड द क्लास टुडे पर्टिकुलरली, एंड लेट अस सी बेसिकली द फॉरेन इन्वेजन्स दैट टुक प्लेस इन इंडिया। हमने कल के क्लास के अंदर डिस्कस किया था। यस्टरडे वी हैड डिस्कस्ड द फॉरेन इन्वेजन्स इन द अर्ली मिडिवल इंडिया। तो मैंने आपको बताया था कि 3 फेजेस में आते हैं। द फॉरेन इन्वेजन्स विल टेक प्लेस इन द 3 फेजेस। The very first phase where the foreign invasion will take place, that will be in the period of Ghazni. In the period of Qasim. Qasim came to India in the 8th century, particularly 8th century तक हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद मेनली अगर आप देखोगे तो आपको पता होना चाहिए, द गजनी विल बी द सेकंड इन्वेजन, दैट विल बी इन द 11th सेंचुरी। ये 11th सेंचुरी के अंदर आता है। और उसके बाद जो तीसरा आएगा पर्टिकुलरली, दैट विल बी द घोरी। एंड घोरी जब आता है, दैट विल बी द 12th सेंचुरी, और आई वुड से द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द 13th सेंचुरी, ठीक है, क्योंकि वो उसकी इंपैक्ट 13th सेंचुरी तक चलती रहेगी। गेटिंग माय पॉइंट? खैर, so this is how the foreign invasions took place. The Qasim's invasion was from this side. The rest of the invasions were on from the northwest side, particularly. क्योंकि Qasim Arabian area से आया था, तो he came from the western areas particularly. बाकी सब northwest से आते हैं, ठीक है। तो इतना हमने पढ़ा था, and we had discussed the political map as well. हमने यहाँ पे बात किया था कि नाहिर करके जो राजा हुआ करते थे सिंध के, उनका क्या हिस्ट्री था। In fact, we discussed the prime objective behind the foreign invasion, the prime motive behind the foreign invasion was the spread of religion. तो इनका मानना ये था कि हम लोग पूरी दुनिया को फतेह करेंगे और उसी के बाद बेसिकली हमारा शासन चलेगा, ठीक है। तो द स्प्रेड ऑफ द रिलीजन वाज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द किंग्स हु डोमिनेटेड ओवर इंडिया, और देयर वर अदर रीजंस एज वेल, ओके। तो एक एक करके उसके ऊपर आते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस टॉपिक्स, ओके। तो हमने कल के क्लास में आई गेस कासिम तक पूरा पढ़ लिया था। यस्टरडे वी हैड डिस्कस्ड टिल कासिम, और जब कासिम आता है तो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट व्हाट पॉलिटिकल कंडीशंस वर देयर, ठीक है। तो कासिम और उसके बाद गुर्जर प्रतिहार, पाल एंड राष्ट्रकूट की कन्नौज के लिए लड़ाई भी होती है, वो भी हमने पढ़ा था कल के क्लास में, ठीक है। So we discussed about the origin of Islam. Then we discussed about how Prophet Muhammad got the message. वो मक्का से मदीना गए, हिजरत करके गए, इसके लिए उनको हज कहा जाता है। एक्चुअली आपको ये हज का जो प्रोसेस है वो पता होना चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली मोमेंट फॉर एवरी मुस्लिम, तो उसको कहा जाता है कि आपको भी इस तरह से ट्रैवल करना है वंस इन योर लाइफ टाइम पर्टिकुलरली। तो इसी के कारण ये हज है बेसिकली, जो प्रॉफिट को भी किया था, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद ने किया था व्हेन ही वाज बेसिकली मेड टू मूव फ्रॉम मक्का टू मदीना, ठीक है। तो फिर उसके बाद वापस आ गए और उसके बाद फिर सेटल हो जाते हैं। देन उनके ग्रुप्स बन गए शिया एंड सुन्नी। वी हैड डिस्कस शिया सुन्नी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो चलता रहता है, कोई नवी बात नहीं है, ठीक है। तो सालों से चल रहा है, एंड ये इसमें तो चलता ही रहेगा, ठीक है। एक्चुअली ये दोनों के दोनों है। ये अरेबिया वाला है, the Arabians they claim कि they are the real descendants of the prophet, but the Shias जहाँ पे ये ईरान जो होते हैं पर्टिकुलरली, ये लोग कहते हैं कि भाई हम रियल डिसेंडेंट्स है, ठीक है। तो ये फाइट करते रहते हैं कि ओरिजिनल मुस्लिम कौन है, ठीक है। तो बीच में एक ईरान का ये था अपना एक क्या कहते हैं रिलीजियस स्कॉलर था, उसने सब अरेबियंस को काफिर कह दिया था, ठीक है। फिर अरेबियंस ने ईरानी को सब काफिर कह दिया था। तो दे क्लेम क्लेम ईच अदर कि ये काफिर है, वो का तू भी काफिर, मैं भी काफिर, सब काफिर, हाँ ठीक है। तो सबके सब काफिर वाली कहानी चलती रहती है उनके अंदर। खैर, सो मेनली एज अ पार्ट ऑफ दी रिलीजियन प्रैक्टिसेस, ओके। तो इस तरह से इस्लाम का ओरिजिन हुआ, एंड बहुत सारी चीजें बदल जाती है, ठीक है। तो ये 4 खलीफ के बारे में याद रखिएगा। एंड कासिम क्यों आया वो भी मैंने आपको बताया था। यस्टरडे वी हैड डिस्कस्ड द क्रोनोलॉजी एज वेल। हमने क्रोनोलॉजी को भी पढ़ लिया था। आप क्रोनोलॉजी समझिएगा, पहले कासिम
फिर गजनी और उसके बाद घोरी आएगा, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस द क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव व्हाई कासिम केम टू इंडिया। तो वन वाज रिलीजन, सेकंड वाज वेल्थ, मनी। इमीडिएट कॉज क्या था, तो वो था शिप्स। मैंने आपको बताया था देवल यूज्ड टू बी अ पोर्ट इन द सिंध रीजन। याद रखिएगा, कभी कभी पोर्ट का नाम पूछता है, दे लास्ट द नेम्स ऑफ द पोर्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि नेम्स ऑफ द पोर्ट वाज देवल, जहां पे कैप्चर हुआ था और उसके कारण लड़ाई होती है बेसिकली। दूसरा, सिंध का जो कैपिटल हुआ करता है दैट वाज ब्राह्मणाबाद, इफ यू कैन सी इन दिस मैप, ठीक है। तो कभी कभी मेन प्लेसेस आपको पता होनी चाहिए कि वेयर इज ब्राह्मणाबाद लोकेटेड, इट्स लोकेटेड इन सिंध ओनली। दे विल आस्क यू इन द मैप द फॉलोइंग एज वेल। खैर, तो इतना पॉइंट हमने पढ़ा था यस्टरडे। वी हैड डिस्कस्ड हाउ द अरब्स विल बी ट्राइंग टू एंटर इंडिया, बट लेटर ऑन अरब्स को स्टॉप कर दिया जाता है बाय गुर्जर प्रतिहार, जहां पे नागभट करके राजा हुआ करता था। एंड आई डिस्कस्ड अबाउट हाउ थिंग्स चेंज, ठीक है। तो हमने इतना पॉइंट तक पढ़ा था, और अरब्स की जो इम्पैक्ट होती है इंडिया के ऊपर वो भी पढ़ ली थी। सो हाउ द इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड, पर्टिकुलरली इंडियंस के ऊपर जजिया लगाया जाता है, और जजिया में कहा जाता है कि यू आर सपोज टू पे अप द टैक्सेस। द टैक्स रेट वाज वेरी हाई, एंड बिकॉज द रेट वाज वेरी हाई, इवेंचुअली मेनी ऑफ देम कन्वर्टेड टू इस्लाम। तो बहुत सारे लोग बेसिकली इसके कारण इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। सो वी सी पर्टिकुलरली इस प्रकार की चेंजेस की शुरुआत होगी। मेजोरिटी केम अंडर द काफिर, एज आई टोल्ड यू। यहाँ से तो क्वेश्चन बनेगा नहीं आपका, बट या अरब्स स्टोल मेनी थिंग्स फ्रॉम अस, वो बहुत सारी चीजें हमसे चुरा के लेके चले गए, एंड देन दे पास्ड ऑन टू द यूरोपियंस। तो बेसिकली इंडिया से सब कुछ अरब्स के पास गया, और अरब से बेसिकली फाइनली यू विल फाइंड द यूरोपियंस टुक अवे, एंड देन दे क्लेम्ड कि ये हमारा है, ठीक है। तो इस प्रकार की कहानी आपको हिस्ट्री के अंदर मिलती रहेगी, एंड दिस इज हाउ द सोसाइटी, पॉलिटी एंड ऑल दिस थिंग्स चेंज, ठीक है। तो हमने इतना पढ़ा था कल के क्लास में। अब लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ गजनी। अब गजनी कैसे आएगा? अब देखो, कासिम जब आया, जब कासिम आके गया, और कासिम का इन्वेजन जब खत्म होता है, उसके बाद क्या हुआ था? तो Qasim's invasion took place in the 8th century, right? The invasion of Qasim took place in the 8th century, and from 8th century onwards, if you'll see, India was still going through a political, I would say, changes. क्यों changes हो रहे थे? तो particularly we find the triangular struggle for the Kannauj continued. तो triangular struggle for the Kannauj में आपके कौन-कौन थे? तो एक तो गुर्जर प्रतिहार थे, the other one were the Rashtraकूट, and the third one particularly were the Palas, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों फाइट कर रहे हैं up till the early 1000 तक। अगर आप देखोगे till the time Ghazni will come to India, the Indian political theory was going on in a very fundamental changes, ठीक है, and all were claiming to capture this region called as Kannauj, ठीक है। By the early 1000s, when Ghazni will be invading over India, we find Gurjar Pratihar had been broken down. गुर्जर प्रतिहार टूट जाते हैं, और उसमें से बेसिकली आपको 4-5 डायनेस्टीज मिलेगी। कौन सी डायनेस्टीज मिलती है? तो वी फाइंड द सोलंकी डायनेस्टी, वी फाइंड द परमार डायनेस्टी, वी फाइंड द चंडेल डायनेस्टी, वी फाइंड द चौहान डायनेस्टी, एंड वी आल्सो फाइंड पर्टिकुलरली द तोमर डायनेस्टी एज वेल, ठीक है। तो आपको ये सब अलग अलग आपकी डायनेस्टीज मिलनी शुरुआत हो जाएगी, ठीक है, जो राजपूत कॉन्फेडरेसी है, जो किंगडम के रूप में बन रही है, ठीक है। तो गजनी जब आया, तो द पॉलिटिकल कंडीशंस वाज वेरी चेंज, एंड वी सी पर्टिकुलरली कि यहाँ पे जो हिंदूशाही डायनेस्टी हुआ करती थी ऑन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, वो भी बेसिकली टूटने की कगार के ऊपर है। दैट इज आल्सो इन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग डाउन, ठीक है। तो एक इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि व्हेन द चेंजेस टुक प्लेस एज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, वी सी दैट इन बिटवीन द फर्स्ट हॉलोकॉस्ट एंड द सेकंड हॉलोकॉस्ट, जब ये पहला और दूसरा हॉलोकॉस्ट हुआ, उसके बीच में इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस हो गए, ठीक है। तो यस्टरडे वी हैड डिस्कस ऑलरेडी दिस मच पॉइंट, व्हेन गजनी केम टू इंडिया, इंडिया वाज ऑलरेडी चेंजिंग, एंड वी फाइंड मल्टीपल डायनेस्टीज कमिंग अप इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो गजनी इन सब के साथ फाइट करेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि व्हाई गजनी केम टू इंडिया, व्हाट कंडीशंस लेड टू द इन्वेजन ऑफ गजनी, ठीक है। गजनी क्यों इंडिया के अंदर आया, पहले वो समझते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि which कंडीशंस वर रिस्पांसिबल। अब देखो, देयर वर सर्टेन ज्योग्राफिकल रीजंस एज वेल। अब गजनी क्यों इंडिया के अंदर आता है, उसके पीछे आपको फिर से इस्लाम के अंदर ही देखना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट वी सी व्हाई गजनी केम टू इंडिया, उसके पीछे की कहानी क्या है? तो इफ यू आर अवेयर, हमने कल के क्लास के अंदर पढ़ा था, व्हेन वी वर डिस्कसिंग द ओरिजिन ऑफ इस्लाम, आई टोल्ड यू इस्लाम वाज गोइंग थ्रू मल्टीपल चेंजेस। इनिशियली 4 खलीफा हुआ करते थे, याद आया आपको? देयर वर 4 खलीफ्स बेसिकली हु वर गिवन द टास्क टू स्प्रेड द इस्लाम। तो ये चारों के चारों को राशिदून कहते हैं कि दे आर द चोजन वन, ये रियल खलीफा हुआ करते थे। उसके बाद जो पांचवा खलीफा था, जिसका नाम था मुइया, बेसिकली ही बिलोंग टू डायनेस्टी कॉल्ड एज उमय्यद। याद आया कि नहीं आपको? उमय्यद डायनेस्टी ने अरब्स के ऊपर कॉन्कर करने के लिए, अरब्स मतलब बेसिकली जो सिंध के ऊपर कासिम को भेजा था, बेसिकली कासिम वाज सेंट बाय दिस डायनेस्टी ओनली। सो व्हाट वी सी कि द उमय्यद डायनेस्टी रूल्ड अप टिल 750, 750 तक आते आते उमय्यद डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ, एंड देन वी फाइंड अ न्यू डायनेस्टी कमिंग इनटू द पिक्चर कॉल्ड एज द अब्बासिड्स। अब देखो, द अब्बासिड्स डिड नॉट बिलोंगिंग टू द मेनलैंड अरेबिया, बट दे यूज्ड टू बिलोंग टू द बगदाद रीजन। ये कहां से बिलोंग करते थे? बगदाद वाले रीजन से, मतलब दैट इज इन द मॉडर्न डे इराक वाला रीजन। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो इट इज सेड दैट द अब्बासिड डायनेस्टी which came after the development of the Umayyads in the Arabian Peninsula and the Arab region, इनके जो भी जो थे religious fighters थे, they started conquering the regions on the western side। तो ये अब्बासिड जितने भी हुआ करते थे, पर्टिकुलर सफाविद काफी बाद में है, सफाविद का टाइम है अभी, ठीक है। मैं आऊंगा सफाविद के बारे में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। योर क्वेश्चन गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन नॉट हर्ट मी। चलिए, सो व्हाट वी सी एज अ पार्ट ऑफ दिस होल थिंग्स, यहाँ पे बेसिकली जब गजनी आ रहा होता है, व्हेन गजनी विल बी कमिंग टुवर्ड्स दिस होल रीजन, तो वी फाइंड द अब्बासिड एम्पायर हैड टेकन ओवर। अब देखो, अब्बासिड एम्पायर कहाँ पे हुआ करता था, याद रखिएगा। सो द अब्बासिड्स हैड टेकन ओवर पर्टिकुलरली, एंड दे स्टार्टेड एक्सपांडिंग द स्प्रेड ऑफ इस्लाम। तो सबसे पहले उमय्यद डायनेस्टी आई, जिन्होंने इस्लाम को कंटिन्यू किया। उसके बाद दूसरी कौन सी आई? द अब्बासिड्स। अब देखो, अब्बासिड्स जब आए पर्टिकुलरली, तो अब्बासिड्स ने बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट किया, क्योंकि दे
रूल्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब ये करीबन अगर आप पकड़ के चलो 750 से लेके 1250 तक, ऑलमोस्ट 1300 तक रूल कर रहे हैं। एंड बिकॉज दे एक्सपांडेड द स्कोप एंड होराइजन ऑफ इस्लाम, इन्होंने इस्लाम को काफी स्प्रेड किया। एंड दिस क्रिएटेड द बेसिस की जहां जहां इनका अपना डंका चलता था, द अब्बासिड एम्पायर जहां जहां एक्सपांड होता था, वहां वहां अगर आप देखोगे तो दे विल बी कन्वर्टिंग पीपल। अब इसमें से इन्होंने ना बहुत सारे टर्किश लोगों को कन्वर्ट किया, गेटिंग अ पॉइंट। सो दे कन्वर्टेड मेनी ऑफ द टर्किश पीपल। एंड इट इज सेड दैट द अब्बासिड किंग्स, द खलीफा, जो भी खलीफ हुआ करते थे पर्टिकुलरली, all these caliphs basically used the converted people in the form of slaves। तो इन्होंने ना बहुत सारे slaves को हायर किया था in their army, in their administration, in multiple stops, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली अगर आप देखिए तो अब्बासिड एम्पायर आपका बन रहा है। अब जब अब्बासिड एम्पायर बन रहा था, when the Abbasid Empire was going on, the Abbasid Empire trying to expand, ठीक है, तो वो है ना थोड़ा बहुत एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा था, getting a point। So we see that the Abbasid Empire was trying to expand, but Abbasid के बाजू में ही आपको एक और एम्पायर मिलेगा जिसका नाम है समानिड्स। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। So we find two empires particularly who were trying to claim the खलीफा स्टेटस, और इनका मानना यह था कि भी हम लोग खलीफ के रूप में एक्सपांड करेंगे हमारे पावर को। ये लोग बेसिकली एक दूसरे के क्लैश में आएंगे, गेटिंग अ पॉइंट। और जब ये लोग फाइट कर रहे थे, व्हेन दे वर फाइटिंग अमंग्स देमसेल्व्स, ये सबके सब बेसिकली फाइट कर रहे थे, तो इन्होंने भी बहुत सारे टर्क्स को हायर किया था, गेटिंग अ पॉइंट। तो इस तरह से द अब्बासिड्स एंड द समानिड्स पर्टिकुलरली व्हेन दे वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, इन सब के बीच में अलग अलग जो फाइट चल रही थी, इसी की ही फाइटिंग में इन्होंने रिलीजियस फाइटिंग करनी शुरू की। एंड दिस इज हाउ द रिलीजियस फाइटर्स इमर्ज इनटू दिस बैटल्स कॉल्ड एज द गाजी। अब गाजी किसको कहते हैं याद रखेगा, इवन बाबर विल अडॉप्ट द टाइटल ऑफ गाजी, इवन अकबर विल अडॉप्ट द टाइटल ऑफ गाजी। ये सब के सब लोग है ना गाजी का टाइटल अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनको लगता था गाजी का मतलब होता है अ पर्सन हु इज फाइटिंग फॉर द रिलीजन, ही इज फाइटिंग फॉर द रिलीजन। तो रिलीजियस फाइटर के रूप में मर्सनरीज कहते हैं, बट ये धर्म युद्ध करने निकलते थे। एंड दिस इज हाउ पर्टिकुलरली द रोल ऑफ गाजी इमर्ज। अब ये जितने भी समानिड्स थे, अब्बासिड्स थे, इन्होंने बहुत सारे लोगों को गाजी के रूप में तैयार किया। एंड दिस इज हाउ पर्टिकुलरली दे स्टार्टेड फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। और उसी के चक्कर में द समानिड एम्पायर जो ईरान के बाजू में था, तो ईरान के बाजू में क्या आएगा दोस्त, अफगानिस्तान आ जाएगा, गेटिंग अ पॉइंट। सो वी सी अफगानिस्तान विच इज वेरी नियर टू ईरान, इसके कॉन्टेक्ट में भी ये लोग आ जाते हैं। एंड दिस इज हाउ पर्टिकुलरली व्हाट वी फाइंड इज दैट कि ये जितने भी समानिड्स थे, इन्हीं के ही अंडर में अफगानिस्तान का रीजन आया। अफगानिस्तान में बेसिकली आपको बहुत सारे टर्क्स मिलेंगे, टर्किश टर्किश ओरिजिन के लोग थे, बट दे हैव कन्वर्टेड टू अफगानी कल्चर। मतलब ये ओरिजिनली टर्किश थे, बट बिकॉज दे वर लिविंग इन वेरी लॉन्ग टाइम इन अफगानिस्तान, दे कन्वर्टेड टू द अफगान वे ऑफ लाइफ। जैसे आज की तारीख में आप इंडिया में रह रहे हो 100 साल से, तो आप कहीं ईरान से बिलोंग करोगे तो आप अपने आप को हिंदुस्तानी ही कहोगे। द सेम वे बेसिकली हियर द टर्क्स वर द सेम कंडीशंस, ठीक है। तो उसमें बेसिकली एक लोकल रूलर था जिसका नाम था अल्पतगिन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। तो अल्पतगिन करके जो राजा हुआ करता था, ही वाज मेड द गवर्नर ऑफ द बल्ख। अब बल्ख कहाँ पे है, तो बल्ख इज अ रीजन इन अफगानिस्तान ओनली, ठीक है। तो कहा जाता है कि ये अल्पतगिन बेसिकली समानिड्स के अंडर में काम करता था, बट देन ही बिकेम इंडिपेंडेंट। और अल्पतगिन का जो बेटा हुआ करता था पर्टिकुलरली, जिसका नाम क्या रहा था बेसिकली इफ यू सी, तो उसका नाम था सबुक्तगिन। सबुक्तगिन वाज द सन ऑफ द अल्पतगिन, ठीक है। तो सबुक्तगिन जो उसका बेटा हुआ करता था, उसी के ही फैमिली से महमूद करके एक राजा आता है, समझे आप लोग, ठीक है। एंड इनका जो कैपिटल हुआ करता था, दैट वाज अ प्लेस कॉल्ड एज गजनी, गेटिंग अ पॉइंट। तो गजनी वाज द हेडक्वार्टर और द कैपिटल। एंड इफ यू सी द फैमिली ऑफ महमूद ऑफ गजनी, अगर आप महमूद की फैमिली को देखोगे, तो महमूद की फैमिली की खासियत यह है कि पहले सबुक्तगिन आएगा, और सबुक्तगिन के पहले कौन आएगा, आप तो अल्पतगिन मिल जाएगा, ठीक है। तो वी फाइंड टू किंग्स बिफोर द महमूद, एंड दे हैड द हेडक्वार्टर्स एट पर्टिकुलरली अ प्लेस कॉल्ड एज गजनी, ठीक है। तो इस तरह से गजनी नाम की जगह से ये लोग बिलोंग करते थे। एंड दिस इज हाउ पर्टिकुलर द नेम मोहम्मद गजनी वाज गिवन टू हिम, समझे आप लोग, ठीक है। तो महमूद गजनी जो नाम है बेसिकली ये गजनी नाम की जगह से है, गजना नाम की जगह से है, और गजनी से गजनवीर पड़ गया है। द नेम गजनवीर और दी आई वुड से सफिक्स दैट हैज बीन गिवन, जैसे मैं कहता हूं बेसिकली, जैसे बगदाद का था ना अबू बकर अल बगदादी, तो उसको क्या कहा गया बेसिकली, ही बिलोंग्स टू बगदाद, तो बगदादी कहा गया, ठीक है। तो आप जैसे कानपुर के होते हैं तो कोई कहता है बोले कानपुरिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको नाम मिला जाता है। सो द गजनवीज और द गजनीज जहां से बिलोंग करते थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, उनकी जो आदमी थी, उसको गजनवीज कहा गया, ठीक है। सो वी फाइंड द गजनी और आई वुड से महमूद जो ओरिजिनली इंसान हुआ करता था, उसकी कहानी ऐसे हुआ करती है। अब देखो, ये जो भी लोग थे, ये धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होंगे। अब इंडिपेंडेंट कैसे हुए, तो एज आई टोल्ड यू, अल्तगिन जब राजा हुआ करता था, तो ही वाज वर्किंग एज अ फ्यूडल लॉर्ड अंडर द समानिड्स। बट बाय द टाइम ऑफ द सबुक्तगिन केम टू पावर, जब सबुक्तगिन पावर के ऊपर आया, तो ये आपके गजनी वाले लोग थे, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। एंड दिस इज हाउ पर्टिकुलरली द फर्स्ट इंडिपेंडेंस टुक प्लेस। और यहाँ से जो सबुक्तगिन करके जो राजा हुआ करता था, सबुक्तगिन करके जो राजा हुआ करता था, वो सबसे पहले कांटेक्ट में आया हिंदू शाही डायनेस्टी के साथ। अगर आपको याद होगा पर्टिकुलरली, द हिंदू शाहीज रूल्ड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस, जो लोग इनफैक्ट प्रीवियस क्लासेस को देखा होगा तो आपको ऑलरेडी याद होगा। एंड जयपाल करके राजा हुआ करता था, उसके साथ इनकी फाइट होती है। बट इन द वेरी फर्स्ट फाइट बेसिकली जयपाल वाज एबल टू स्टॉप द माइटी डोमिनेशन ऑफ द गजनविड्स। ये गजनविड्स जो आ रहे थे, उनको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। बट जब सबुक्तगिन का मृत्यु हुआ, उसके बाद जब महमूद पावर के ऊपर आता है, व्हेन महमूद विल कम टू पावर, तो पूरी की पूरी स्टोरी चेंज हो जाएगी। एंड राइट फ्रॉम 1000 टिल 1027 वी सी पर्टिकुलरली द गजनीज और द गजनविड्स विल बी कमिंग टू पावर, ठीक है। तो ये बेसिकली ओरिजिनल टर्किश ओरिजिन के लोग कहते हैं,
but they were settled very long time in Afghanistan. This is the reasons they are identified with Afghani origin perspective. In fact, because they were in contact with the Samanids, तो काफी लोग है ना इनफैक्ट अपने आप को पर्शियन ओरिजिन के भी मानते थे. जैसे महमूद गजनी जो था वो कहता था कि आई एम मोर पर्शियन. व्हाई? बिकॉज दे वर द स्लेव्स ऑफ द Samanid empire, and as I told you, the Samanids used to rule in the Iran वाला region and the Central Asia where the Afghanistan was also controlled. ठीक है, तो ये सब परिस्थिति के कारण वी फाइंड महमूद विल बी एंटरिंग इंडिया. ठीक है, तो महमूद इंडिया के अंदर क्यों आया, कैसे आया, उसको समझते हैं. यू गॉट दिस हाउ द ओरिजिन ऑफ महमूद टुक प्लेस, और महमूद क्या गेम करता है उसको समझते हैं. ठीक है, अब देखिए पर्टिकुलरली महमूद की कहानी क्या थी. द होल स्टोरी ऑफ महमूद कैन बी लिंक्ड विद हिज हिस्टोरियंस. एक तो था फिरदौसी और दूसरा अगर आप देखोगे तो अल बिरूनी. अल बिरूनी बेसिकली एक किताब लिखता है जिसका नाम है किताबुल हिंद, where he will be talking about how the Indian politics was changing and what was the significance of invasion of Mahmud. अब महमूद है ना जनरली 17 बार आया, उसका एक ट्रेंड आपको पता होना चाहिए. तो ही बेसिकली केम इन द मंथ ऑफ द सितंबर अक्टूबर आफ्टर रेनी सीजन. उसको पता था कि रेनी सीजन में इंडिया में आऊंगा नहीं, क्योंकि रेनी सीजन में इंडिया में आ जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, नदी में डूब के मर जाऊंगा. ठीक है, सो वी फाइंड पर्टिकुलरली कि ही अवॉइडेड द रेनी सीजन फर्स्ट ऑफ ऑल. इनफैक्ट ही वाज अवेयर अबाउट द ज्योग्राफी, एंड बिकॉज ही वाज अवेयर अबाउट द ज्योग्राफी ही मेड श्योर, याद रखेगा कि उसने ना पहाड़ियों को भी बीच बीच से रास्ता निकाला. एंड ऑल्सो ही ट्राई टू मेड श्योर दैट ही विल नॉट कम इनटू डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट इन द मल्टीपल डोमिनेटिंग किंगडम्स, क्योंकि उसका टारगेट था लूटपाट करना. His main objective particularly was not to settle in India, but was to plunder India as many times as it can be possible. ठीक है, तो उसको स्विफ्टली इंडिया में आना था. तो ही यूज्ड टू कम, वो 6-8 महीना रुकता था अप टिल द मार्च अप्रैल, फिर चुपती चलती गर्मी आ जाती, घमौरिया का सीजन आता, तो देन ही यूज्ड टू गो अवे. ठीक है, तो महमूद की कहानी ये चलती है दैट ही यूज्ड टू कम इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर, फिर दिसंबर नवंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक रहेगा, एंड देन ही यूज्ड टू गो अवे. ठीक है, तो वो और फिर उसके बाद यहाँ से उठा उठा के सब कुछ चीजें लेके जाता था. एंड दिस इज हाउ द महमूद इन्वेजन टुक प्लेस. अब देखो महमूद का टारगेट ये हुआ करता था पर्टिकुलरली कि वो कैसे भी करके ये जो रीजन है उसके ऊपर अपना दबदबा बनाए. एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस उसने एक एक करके अटैक करने शुरू किए. अब यूपीएससी विल नॉट आस्क यू द अटैक्स ऑफ महमूद इन अ क्रोनोलॉजिकल वे. दैट इज वेरी एब्सर्ड फॉर एनी आई वुड से हिस्ट्री टीचर टू आस्क कौन से साल में महमूद ने कब अटैक किया था. यू शुड नो द इम्पैक्ट ऑफ द इन्वेजन. आपको पॉइंट पता होना चाहिए, द इम्पैक्ट ऑफ द इन्वेजन. और दूसरा आपको पता होना चाहिए, एक ब्रीफ आपको पता होना चाहिए कि व्हाई दिस इन्वेजन्स वर मेड. ठीक है, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई विल एक्सप्लेन यू कि वो कैसे कैसे इंडिया की तरफ आता है. तो सबके सब अटैक्स को मैंने कवर नहीं किया है, आई हैव नॉट कवर्ड ऑल द अटैक्स. ओके, दे आर काइंड ऑफ वेरी फैक्चुअल. ठीक है, बट एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट एक एक पर्सपेक्टिव था. सबसे पहले अगर आप देखोगे तो उसने हिंदू शाहीज को अटैक किया. व्हाई हिंदू शाहीज? बिकॉज़ हिंदू शाहीज वर द एंट्री पॉइंट टू इंडिया, और उसको पता था कि इनको अगर खत्म कर देंगे तो कुछ नहीं बचेगा. ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस उसने हिंदू शाहीज के ऊपर अटैक किया. एंड पर्टिकुलरली जो जयपाल करके राजा हुआ करते थे, इनफैक्ट मैंने आपको बताया था कि ही आल्सो फॉट अगेंस्ट हिज फादर सबुकतगिन एज वेल. इनके साथ बैटल ऑफ वेहिंद करता है. याद रखिएगा, वाहिंद इज द प्लेस नॉट नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री ओनली. एंड महमूद केम विथ 12,000 सोल्जर्स. उसके पास तो 12,000 सोल्जर्स ही थे. वी हैड अराउंड 40-45,000 soldiers to fight against, but we find the Hindu Shahi rulers could not bear the brunt of the army of Mahmud Ghazni, and we lost very much. ठीक है, तो फिर एक तो पहले तो यहाँ पे फटका पड़ गया. उसके बाद महमूद वंस अगेन केम अराउंड द अर्ली पीरियड ऑफ 1004, जो इंडिया की तरफ आता है, और वो उस टाइम पे मुल्तान की तरफ आएगा और पंजाब की तरफ आएगा. ठीक है, सो ही विल बी कमिंग टुवर्ड्स मुल्तान एंड पंजाब. और उस टाइम पे पंजाब में बेसिकली देयर वाज अ भाटिया कम्युनिटी दैट यूज्ड टू रूल इन दिस रीजन. उनको भी खत्म करता है. इनफैक्ट ही विल बी अटैकिंग द स्टेट ऑफ मुल्तान एज वेल. अब देखो, मुल्तान वाज रूल्ड बाय अ मुस्लिम फैमिली. ठीक है, इट वाज रूल्ड बाय अ मुस्लिम किंग, बट ही डिड नॉट लाइक द मुस्लिम किंग्स लाइफस्टाइल. उसको लगता था कि दे आर नॉट फॉलोइंग द पाथ ऑफ इस्लाम, दे आर नॉट लिविंग एज पर द वे ऑफ शरिया. तो इनकी भी पिटाई की. तो महमूद की कहानी ये है कि उसने किसी को नहीं बख्शा, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो. मुसलमान को कभी कभी बख्श दिया करता था, बट एट टाइम्स बेसिकली वी फाइंड कि whoever comes into the way of the Mahmud's way, they will be slaughtered eventually. ठीक है, तो उन सब की है ना पिटाई करता रहता है. Again we find 1008 Mahmud will be once again entering in India, and the second battle of Wahind will take place. अब देखो second battle of Wahind कब हुई थी? पहली बैटल किसके साथ हुई थी? जयपाल के साथ. The second battle of Wahind took place against the Anandpal. अब आनंदपाल कौन हुआ करते थे? तो आनंदपाल was the son of Jaypal. याद रखिएगा, he was the son of Jaypal. We had already discussed in the previous classes. हमने जब हिंदू शाही किंगडम को पढ़ा था तो हमने पढ़ाया था आपको. And we find that Mahmud will be fighting once against the dynasty as well. Yes, exactly. ठीक है, उसके बाद वो उनको खत्म करता है. They will be once again defeated, and then he will be coming up till the northwest part of the country, that is the हिमाचल प्रदेश. ठीक है, तो कहते हैं कि महमूद बेसिकली हिमाचल प्रदेश की तरफ जाएगा, और वहां पे नगरकोट बेसिकली जो आज का कांगड़ा कहते हैं, वहां पे भी लूटता है. सो यू कैन इमेजिन कि द नंबर दैट वाज मेंशन्ड बाय अल बिरूनी वाज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ महमूद, एंड अल बिरूनी सेज दैट ऑलमोस्ट 7 लाख गोल्ड कॉइंस वर बेसिकली टेकन अवे फ्रॉम द टेंपल्स दैट वाज डिस्ट्रॉयड बाय महमूद. तो आप सोच सकते हो कि कितना प्लंडर यहाँ पे हुआ है, कितना लूटपाट हुआ है. हाउ मेनी स्लेव्स वर टेकन अवे, हाउ मेनी वुमेन वर बेसिकली रेप्ड एंड माइंड एंड मर्डर्ड. ये सब कुछ चीजें आपको महमूद के इन्वेजन्स में दिखेगी. ठीक है, तो बहुत सारा
सेवन, ये मण है बेसिकली, इसको ना मण के रूप में पहचानते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ आई वुड से द यूनिट फॉर द वेट, ठीक है। तो एक है ना, एक मण के रूप में हम लोग उसको कह सकते हैं। दिस इज अराउंड 20 केजी, 40 केजी, 25 केजी, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एज वेल, ठीक है। सो यस, द मेन इन्वेजन बिहाइंड द टेम्पल इन्वेजन वाज द वेल्थ एंड आल्सो द स्प्रेड ऑफ इस्लाम, क्योंकि वो चाहता था कि भाई इस्लाम का स्प्रेड तो बना रहे, इस्लाम का स्प्रेड तो रहना ही चाहिए। एंड ही कंसीडर्ड that the people of India are following the way or the religion that is being followed by the people of India is kind of वेरी एब्सर्ड फॉर हिम, क्योंकि वो तो आइडल वर्शिपर्स के अगेंस्ट में था। इसके लिए वी सी कि महमूद ने जो भी इन्वेजन किए वहां पे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय ज्यादा करता था, ठीक है। तो पैसा भी था उसको, और दूसरा अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं उसको रिलीजन का भी एक खेल चलता था, ठीक है। अदर देन दैट वी आल्सो फाइंड द मथुरा एंड द थानेसर रीजन वाज आल्सो अटैक। इनफैक्ट यहाँ से जो भी पैसा लेके जाता था, ऑल दिस थिंग्स वर टेकन अवे टू गजनी। और गजनी के अंदर उसने ना वन ऑफ द फाइनेस्ट सिटीज उस टाइम पे बनाए थे। अफगानिस्तान बिकेम द फोकल सेंटर एट दैट टाइम, और वहां से जो भी इनफैक्ट जो पैसा गया है उन सब बेसिकली उसने वहां पे अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई है। इनफैक्ट ही डिस्ट्रीब्यूटेड टू द उलेमास एंड ही गेव दिस मनी टू द खलीफ ऑफ द अब्बासिड एम्पायर हु वाज रूलिंग एट दैट टाइम। उसको भी वो थोड़ा बहुत पैसा चढ़ा के आएगा, क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर मैं खलीफ को पैसा दूंगा तो खलीफ मेरे नाम का है ना वाहवाही करेगा, आई विल गेट मोर रिकॉग्निशन एज अ पार्ट ऑफ द इस्लामिक किंग्स हु आर रूलिंग इन द सेंट्रल एशिया, ठीक है। तो ये पूरी कहानी महमूद की है। ही विल बी कंटिन्यूइंग एंड ही विल बी अटैकिंग इन मल्टीपल एरियाज। इनफैक्ट 1018 तक आते आते उसने कन्नौज के ऊपर अटैक किया। इफ यू आर अवेयर, द कन्नौज एट द टाइम वाज रूल्ड बाय द आई वुड से गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, जहां पे राज्यपाल करके किंग हुआ करते थे, उनको भी खत्म कर दिया जाएगा। एंड वी सी पर्टिकुलरली जो चंदेल डायनेस्टी हुआ करती थी उनको भी खत्म करता है, विद्याधर करके राजा हुआ करते थे। एंड द रिमेनिंग ऑफ द हिंदू शाही रूलर्स, पर्टिकुलरली द लास्ट ऑफ द फ्यू रूलर्स ऑफ द हिंदू शाही डायनेस्टी, जिनका नाम था त्रिलोचन पाल एंड भीमपाल, उनको भी खत्म कर दिया जाता है। इनफैक्ट द होल ऑफ द हिंदू शाही किंगडम व्हिच वाज द एंट्री पॉइंट टू इंडिया वाज डिस्ट्रॉयड बाय महमूद। एंड फाइनली 1025 तक आते आते वो सोमनाथ के ऊपर आया। सोमनाथ के ऊपर अटैक करने के बाद ही डिस्ट्रॉयड द सोमनाथ टेम्पल। इनफैक्ट ही रियलाइज्ड कि उस टाइम पे जो भीमदेव वन, जो सोलंकी डायनेस्टी के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर्स हुआ करते थे, उनके साथ बेसिकली उनकी कन्फ्लिक्ट हो सकती है, बट ही ट्राइड टू मिनिमाइज द कन्फ्लिक्ट। नो डाउट वी सी एविडेंसेस के भीमदेव वन को भी उनके साथ एक कन्फ्लिक्ट करनी पड़ी थी। एंड अदर देन दैट वी सी फाइनली 1026 तक आते आते वो फिर से नॉर्थ इंडिया की तरफ आएगा। नॉर्थ इंडिया में ही विल बी डिस्ट्रॉइंग द जाट कम्युनिटी वाज रूलिंग ओवर देयर। एंड 130 तक आते आते 1030 तक आते आते उसका डेथ हो जाता है। वी फाइंड टू बुक्स व्हिच आर मेंशनिंग द होल invasion of Ghazni. One was the Kitab ul Hind, which was written by Al-Biruni, and second one was Firdausi. Firdausi was also the court author of Mahmud Ghazni only, और जिन्होंने शाहनामा करके किताब लिखी थी। तो always remember the name of the books, particularly they will ask you the name of the books and what kind of conditions that were witnessed on this point, ठीक है। तो महमूद की कहानी शायद उसकी नेचुरल डेथ की कहानी बोली जाती है। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली वो कैसे मरा था, क्योंकि कोई किताबों में सीधा नहीं लिखा है, बट या ही लिव्ड अप टिल ब्रीफ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 50-60 इयर्स के बीच के टाइम फ्रेम हुआ करता था, ठीक है। सो वी सी की जो महमूद की जो कहानी है, वो महमूद की कहानी में सोमनाथ बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर। अब व्हाई सोमनाथ बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर, बिकॉज वो जब जब बेसिकली इंडिया की तरफ आया, व्हेनेवर ही वाज particularly coming towards India, all the things that used to highlight was the सोमनाथ। उसको उसको बहुत सारे लोगों ने सोमनाथ के बारे में दिखाया था कि यार सोमनाथ के अंदर तुम जाओगे तुमको बहुत पैसा मिलेगा। एंड सोमनाथ was a very rich place. In fact, गुजरात right from the हड़प्पन times if we'll see was a wealthy place. गुजरात आज का wealthy नहीं है, ठीक है। गुजरात हड़प्पीय काल से wealthy है। क्यों? क्योंकि we find the coastal area, and because of the coastal area we find the trade and commerce flourished, okay। So Somnath by this period was already a very wealthy place, because there were two reasons. One was the Solanki dynasty, which was trying to give patronage to the whole of Gujarat, and secondly we find the trade and commerce, where we find the merchants of the society, they will also be trying to build up the temples, ठीक है। तो ये merchants भी basically यहाँ पे temples बनाए थे, and all these cases resulted into the Somnath attack। अब देखो सोमनाथ का अटैक का इंपॉर्टेंस क्या है। We see Somnath was already connected, or the sea coast of Gujarat was already connected with the Arabs on the coastal side, but here Ghazni's invasion was something else। In fact, he came with 30,000 soldiers. That was the largest invasion that Mohammad Ghazni ever did। इसके पहले जो भी इन्वेजन थे उसमें 5,000, 10,000, 15,000 लोगों को लेके आता था। This was more than 30,000 soldiers, and he came via the desert regions। He made sure that I will not be coming via the areas of the Rajput kingdoms। उसको पता था कि यहाँ पे राजपूत किंग्स हुआ करते थे। इनफैक्ट there were the चौहान, there were the परमार, there were the चंदेल डायनेस्टी। इसके लिए जब सोमनाथ के ऊपर उसने अटैक करने का प्लान किया, तो he made sure that I will not be coming into the contact with the Rajput kingdoms, because उसका टारगेट ये था कि सोमनाथ कैसे भी पहुंचे। Once again he came in the early winters। He basically decided to lay a siege on the town। 3 दिन तक इनकी लड़ाई चलती है। More than 50,000 people were slaughtered। More than 10-15,000 were taken away। In fact, the whole of the temples was set down to the ground, and we find the main temple, the deity of the temple, that was a shivling, because this is one of the parts of the ज्योतिर्लिंग्स of the Indian history, ठीक है। इनफैक्ट जो शिव जी के अंदर अगर आपको पता होगा 12 ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ज्योतिर्लिंग्स, ओके। सो उसने खुद से तोड़ दिया है। ही हिमसेल्फ ब्रोक डाउन द शिवलिंग, और उसके बाद अपने आप को टाइटल देता है बुद्ध शिकन। अब व्हाट डू यू मीन बाय द बुद्ध शिकन? दैट मींस आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द आइडल्स। ये कहता है
कि मैं आइडल्स को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, एंड ही स्टेड इन सोमनाथ फॉर 2 weeks. In fact, he returned via Patan. Patan used to be, in fact, if you are aware, was the capital of Bhimdevan. But it is said that he did not confronted the Bhimdevan directly at that time. But later on, he went to Ghazni, and he distributed all the money that was basically earned out of the Somnath campaign to the religious scholars and also the army. ठीक है, उसके बाद गजनी को इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी के रूप में बनाया. तो गजनी became a very prosperous city because of the money that was being drained out of India. ठीक है, तो ये हमारी ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ करती थी. This was also an example of drain of wealth, that the drain of wealth was taken away from the temples and the city areas that were basically prosperous at that time. वहां से ये सब लूट फाट के ये लोग चले जाते हैं. ठीक है, तो गजनी 1030 तक पर्टिकुलरली यू सी की पावर के ऊपर रहेगा. उसके बाद उसका मृत्यु हो गया. वी फाइंड दैट गजनी के बाद उसका बेटा आता है, उसका नाम भी महमूद ही हुआ करता था. हिज सन्स नेम वाज आल्सो महमूद ओनली. ठीक है, बट वी सी कि बाय द टाइम द पॉलिटिकल कंडीशंस हैड ऑलरेडी चेंज्ड, एंड वी फाइंड कि ये जो इराक वाला रीजन है, इन द रीजन्स ऑफ इराक एंड ईरान, we find a new kingdom coming up into the power that is known as the Seljuk Empire. यहाँ पे पहला कौन सा हुआ करता था? Initially there was the Samanid Empire, but the Samanid Empire went down and the Seljuk Empire came into the picture. ये Seljuk Empire आया तो ये जो गजनवीज हुआ करते थे, इनकी पिटाई कर देते हैं, and this is one of the reasons Mahmud decided to come towards India, and over a period of time इनका political power कम हो जाएगा, but still we find the Ghaznavids kept on invading India and the Rajput regions in the northwest part of the country. तो यहाँ तक ये लोग आते रहे. Even after the raid of Ghazni, we find certain invasions of the Ghaznavids, but this Ghaznavid invasions were not that much powerful जो पहले की तरह हुआ करते थे. ठीक है, तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे जो एम्पायर्स थे उसमें गजनवीज का ये रोल रहा. आपको इतना याद रहेगा कि क्या सिग्निफिकेंस था. अब यहाँ से 2 पॉइंट पढ़ते हैं कि why these invasions were made and what was the impact of Ghazna's invasion on India. ठीक है, then we will try to see कि इसका impact का क्या रहता है. ठीक है, अब देखिए बहुत सारे historians कहते हैं, there are many books, there are many theories which says कि Ghazni had an intention to establish the empire. But technically, if you see, he did not mean to establish an empire in India. In fact, his main target was to loot around and plunder India and take away all the jewels and I would say jewelry or whatever gold that is left over in India. और फिर वहां पे जाके उसको basically you see उसको अपना एक सिटी बनाना था. ठीक है, अब इंडियन ट्रेडर जो किंग्स हुआ करते थे उनके उसके ऊपर फाइट नहीं करते हैं, क्योंकि गजनी ने जब सोमनाथ के ऊपर अटैक किया, बिफोर दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड that he destroyed the northwest part of the country. He came up till Mathura, he came up till the Kangra region, he came up till the Kannauj. तो कन्नौज वन्नौज वाला जो भी रीजन था वो सब उसने कॉन्कर कर दिया था. एक्सेप्ट देयर वाज परमार रूलर एट दैट टाइम. अगर आपको याद होगा तो परमार के अंदर कौन हुआ करता था? आपके भोज हुआ करते थे. एंड व्हेन दी राजा भोज केम टू नो दैट गजनी इज ट्राइंग टू एंटर इनटू दिस मालवा रीजन, तो फिर गजनी भाग जाता है यहाँ से. ठीक है, क्योंकि ही डिसाइडेड कि आई शुड नॉट कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद राजा भोज. बेसिकली राजा भोज ने उस टाइम पे हेल्प करने की कोशिश की थी. इवन इन द प्रीवियस क्लासेस आई टोल्ड यू that Raja Bhoj tried to help the Hindu Shahi kings of the northwest part of the country, but we see that there was not much effective. ठीक है, तो whatever may be the case, but उसका टारगेट ये था कि इंडिया में सेटल नहीं होना है. This is one of the reasons लाहौर को उसने बहुत लेट कैप्चर किया था. इनफैक्ट लाहौर वाज काइंड ऑफ द एंट्री पॉइंट, अगर आप देखोगे इंडिया से नॉर्थ वेस्ट से आते हुए, बट उसको डायरेक्टली कैप्चर नहीं करता है, बहुत लेट कैप्चर करता है. द मेन थिंग वाज टू एक्सपांड द मनी, take away whatever resources that India had, and basically the champion of Islam, basically उसका क्या काम था कि I am a Ghazi, I will be spreading the Islam, मैं जिहाद करूंगा. ठीक है, so जो भी काफिर है दे आर बेसिकली नेगेटिव पर्सन्स, और वो जो नेगेटिव है उन सबके सामने मैं फाइट करने जाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा. अदर देन दैट पर्टिकुलरली उसने गजनी को बनाया. गजनी बिकेम वन ऑफ द फाइनेस्ट सिटीज ऑफ सेंट्रल एशिया एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ द मनी दैट वाज बीइंग ड्रेन्ड फ्रॉम इंडिया टुवर्ड्स गजनी. ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी आपको इसके अंदर से मिलती रहेगी. इनफैक्ट ही डिड नॉट फेवर्ड एनीवन, ही फॉट अगेंस्ट द हिंदूज and he also fought against the Muslims. So as I told you, Hindu Muslim किसी को भी उसने बख्शा नहीं है, सबकी पिटाई की है particularly. And this is one of the reasons we find the king of Multan, जो मुस्लिम किंग हुआ करता था, उसको भी वो खत्म कर देगा, क्योंकि उसको लग रहा था, उसने मस्जिद भी तोड़ी थी. He destroyed a masjid in Multan as well. ठीक है, तो उसको लग रहा था कि ये इनफैक्ट गजनी जो भी उसके रास्ते में आएगा उसको खत्म करेगा. ठीक है, एंड दिस इज हाउ वी सी द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री. The northwest part of the country became a political vacuum. It created a political void over the northwest part of the country, resulting that there will be not much political developments. And this is one of the reasons we find up till the early 11th century, we do not find any leading powers. और जब कोई leading power नहीं था, तो उसके कारण क्या होता है साहब, फर्दर इन्वेजन चालू होंगे, और किसके होंगे? घोरी के होंगे बाय द अर्ली 1190. समझे आप लोग? ठीक है, तो कहते हैं कि गजनी क्रिएटेड अ वे फॉर घोरी. समझे कि नहीं समझे? गजनी ने जो काम किया था उसके कारण घोरी के लिए रास्ता क्लियर हो जाता है. गजनी ने बेसिकली एक पूरा बुलडोजर चला दिया था, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस. जेसीबी चला दिया था, उसके कारण घोरी को इंडिया तक आने में, बेसिकली दिल्ली तक आने में, हरियाणा तक आने में, करनाल तक आने में उसको टाइम नहीं लगा. ठीक है, सो इट वाज काइंड ऑफ अ वेरी इजी वे, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी सी द इन्वेजन्स ऑफ मोहम्मद गजनी एज वन ऑफ द फंडामेंटल इम्पैक्ट ऑन द इंडियन हिस्ट्री. ठीक है, इनफैक्ट इसने मंदिर तोड़े थे. एक मंदिर है हिंदू शाही डायनेस्टी ने बनाए थे, पता नहीं आप में से कितने लोग को पता है, बट आपको एक फोटो दिखाता हूँ. I have got interest in the Indology. मैं थोड़ा बहुत इंडोलॉजी के अंदर रिसर्च करता रहता हूँ.
दिस आर द टेम्पल्स ऑफ काफिर कोट। ओके, इनफैक्ट अगर आप देखोगे, नाम ही है काफिर कोट। काफिर कोट इज इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द पाकिस्तान एज ऑफ नाउ। बेसिकली दिस वाज द टेम्पल्स व्हिच वर बिल्ट बाय द हिंदू शाही डायनेस्टी। ये हिंदू शाही डायनेस्टी ने बिल्ड कराए थे, और इसको आज की तारीख में काफिर कोट कहा जाता है। व्हाई काफिर कोट? क्योंकि दिस टेम्पल्स वर बिल्ट बाय द हिंदूज। ओके, तो उसको काफिर और कोट के रूप में पहचाना जाता है। इट्स इन वेरी डिलीटेड कंडीशंस, बट या दिस इज द सैडेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, दैट आई वुड से द कल्चर ऑफ द इंडिया जो जो कंप्लीटली वो है ना, ये डिस्ट्रॉय हो गया है आज की तारीख में। खैर, कोट का मतलब समझ में आता है। कोट का मतलब क्या होता है? बेसिकली दिस वाज द प्लेस व्हिच वाज रूल्ड बाय द हिंदू शाही डायनेस्टी इन द फोर्ट। ठीक है, तो उनका एक फोर्ट हुआ करता था, किला हुआ करता था। ठीक है, लाल कोट। लाल कोट का मतलब क्या है भाई? ये बेसिकली जगह का नाम है ना, नगर कोट, लाल कोट। ठीक है, तो राजा का किला हुआ करता था वंस अपॉन अ टाइम इन एंटिक्विटी। वहां पे इसने टेम्पल्स बनाए थे द हिंदू शाहीज ने। ठीक है, पठानकोट, यस एग्जैक्टली, है ना। तो वी सी एक ऐसी परिस्थिति थी जहाँ पे ये गजनी ने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया और पूरा हिस्ट्री इंडिया का बदल जाता है। खैर, व्हाटएवर बी द केस, ये गजनी का इन्वेजन आपको पता होना चाहिए। काफिर कोड तो आपको नहीं पूछेगा अभी। ये सब पॉइंट आई फील दैट एज अ पार्ट ऑफ करेक्शन ऑफ हिस्ट्री इसको इंक्लूड करना चाहिए, कि भाई क्या एक पर्सपेक्टिव इसके अंदर से। यह सिमिलर टू मार्तंडा ही मिलेगा। मार्तंडा सन टेम्पल जो है वह भी वैसा ही है। चलिए, तो पहला हमने अभी तक पढ़ा है, दैट इज कासिम। कासिम के बाद गजनी, गजनी के बाद क्या पढ़ेंगे? अब गोरी को पढ़ेंगे। ठीक है, अब नाउ लेट अस सी पर्टिकुलरली द इन्वेजन ऑफ गोरी। और गोरी ने जब हॉलोकॉस्ट किया तो क्या किया? तो वी हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट हॉलोकॉस्ट एंड द सेकंड हॉलोकॉस्ट ऑफ इंडिया। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द थर्ड हॉलोकॉस्ट। भारत के ऊपर जब तीसरा आक्रमण हुआ तब क्या होता है? ठीक है, सो लेट अस सी। इनफैक्ट ये लेफ्ट हिस्टोरियंस है ना, कहते हैं कि भाई इंडिया काम नहीं करता था, द आइडिया ऑफ इंडिया वाज नॉट देयर। इनफैक्ट द अरब्स वर द वन हु यूज्ड द वर्ड हिंद। इट वाज मोहम्मद बिन कासिम एंड द अदर किंग्स पर्टिकुलरली हु स्टार्टेड यूजिंग द वर्ड अल हिंद फॉर इंडिया। तो अगर ये अरब्स खुद कहते हैं कि वी आर ट्राइंग टू अटैक ऑन द हिंद एरिया, that means India used to exist in the cultural identity, or India used to exist in the form of a kind of a political and a cultural body. ठीक है, no doubt we had kingdoms all over the place, but that doesn't mean कि भाई हम लोग है ना आज की तारीख में पॉलिटी का स्टेट हुआ करता था। तो ये कहानी यही है कि कल्चरल आइडेंटिटी इंडिया की थी, इसके लिए हम लोग को हिंद से पहचानते थे। ऑल द अरब्स यूज्ड टू कॉल एस हिंद। इनफैक्ट जब इसने ये किया था तो गजवा हिंद किया गया था। ठीक है, सो व्हेन महमूद अटैक्ड पर्टिकुलरली, तो उसने जो भी कहा था, उसने क्या कहा था कि आई एम गोइंग फॉर अ गजवा, आई एम बिकमिंग अ गाजी, और मैं गजवा हिंद कर रहा हूँ। ठीक है, खैर, व्हाटएवर मे बी द केस, दिस इज हाउ द गजवा हिंद टुक प्लेस। द अदर अटैक विल बी ऑफ द घोरी। ठीक है, अब देखो गजनी कब आया? तो दैट वाज द पीरियड ऑफ 1000 टू 1026। घोरी जब आएगा, कब आएगा? तो दैट विल बी इन द पीरियड ऑफ 1190s। अब देखो ये पीरियड में क्या होता है, what will happen in this period। ठीक है, so ये 11 the period between the second and the third holocaust, second and third holocaust के बीच में क्या अंतर आता है उसको थोड़ा बहुत समझाता हूँ। what we see is that India went through multiple political changes, as I told you, बहुत सारे changes होने शुरू हो गए। In fact, in the northwest part of the country where the Afghanistan was settled, जहाँ से ये लोग आया करते थे, that was also going through fundamental changes। अब देखो यहाँ पे क्या हालत थी, तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया था। The whole of the North India at that time literally came into the hands of the Chauhans। Why? Because the Chauhans basically controlled the Tomars। हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। The Chauhans also subjugated the Gadwals। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वीराज चौहान गढ़वाल का गढ़वाल की जो डॉटर हुआ करती थी संयोगिता, उनको उठा के लेके आता है ना स्वयंवर से। ठीक है, so all these things created the basis where we find the Chauhan dynasty वो was kind of alienated at that time। और ये पूरी की पूरी कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। अब देखिए, when Ghori will be invading, the Hindu Shahi dynasty was almost finished, उसको खत्म कर दिया जाता है। Chauhan was one of the most prominent dynasty that was ruling in the northern part of the country, and this is one of the reasons when Ghori will be coming in India, there was a clear way for him। उसके लिए एक रास्ता क्लियर हो गया था, and this is how particularly पृथ्वीराज चौहान will be stopping Ghori at the हरियाणा region। आज का हरियाणा में जो तरेन करके जगह है, दैट इज नियर करनाल। ये जो करनाल नाम का डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली हरियाणा के अंदर, वहां पे बेसिकली उसको स्टॉप करेंगे। ठीक है, बिकॉज ही डिड नॉट वांटेड कि घोरी शुड एंटर ओवर दिल्ली एंड अजमेर। ठीक है, घोरी दिल्ली अजमेर की तरफ आए, वो कोई भी राजा नहीं चाहेगा। अरे आप चाहोगे मैं आपको घर के अंदर जाके आपकी पिटाई कर दूंगा। ठीक है, तो इवन इफ आई एम ट्राइंग टू अटैक यू, तो बेसिकली आप मुझे सोसाइटी के बाहर ही मिलोगे ना साहब। ठीक है, तो मैं बाहर जहां से भी आ रहा हूँ आपकी अपार्टमेंट के गेट के ऊपर रखूंगा आपको मिलने के लिए, है ना। ठीक है, तो काइंड ऑफ इस तरह से पूरी कहानी आपकी चलती रहेगी। एंड दिस इज हाउ द थर्ड हॉलोकॉस्ट विल टेक प्लेस। अब देखिए, let us try to once again see and understand how changes are taking place। अब देखो चेंजेस क्या होते हैं। अब बेसिकली व्हेन वी सी द केस ऑफ घोरी, व्हेन वी सी द केस ऑफ घोरी, याद रखिएगा जब घोरी की कहानी क्या है। तो व्हेन वी सी द केस ऑफ घोरी, तो ये घोरी की जो पूरी की पूरी डायनेस्टी है, द घोरी डायनेस्टी, दे वर इनिशियली द वसाल्स ऑफ गजनी। वसाल्स ऑफ गजनी का मतलब ये होता है कि गजनी के अंदर जो डायनेस्टी हुआ करती थी, ये आपकी मोहम्मद की और उनकी उनकी वहां से बिलोंग करते थे। एंड एट दैट टाइम पर्टिकुलरली
दे केम इन द कॉन्टेक्ट विद द ख्वारिज़मी एम्पायर। अब देखो ख्वारिज़मी एम्पायर सेंट्रल एशिया से बिलोंग करता था एंड वी फाइंड द गुरिड्स पर्टिकुलरली हु वर रूलिंग इन द अफगानिस्तान रीजन केम इनटू कॉन्टैक्ट। ओके, तो ये गुरिड सल्तनत है, दिस इज द गुरिड सल्तनत इफ यू कैन सी। और यहाँ पे आपको ख्वारिज़मी एम्पायर मिल जाएगा हु वाज रूलिंग इन द सेंट्रल एशिया एंड दिस इज हाउ पर्टिकुलरली द गुरिड्स वर फीलिंग प्रेशर फ्रॉम द सेंट्रल एशियन किंग्स। तो सेंट्रल एशिया के जो भी राजा थे उनसे उनको बहुत ही प्रेशर था एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हेन द गुरिड डायनेस्टी वाज गेटिंग स्ट्रॉन्गर दे रियलाइज्ड कि दे कैन नॉट गो इन द सेंट्रल एशिया, देयर वाज ओनली वन वे अवेलेबल, दे नीड टू कम टुवर्ड्स इंडिया। अब उसमें भी बेसिकली दो भाई थे इनकी फैमिली के अंदर से भी, एक का नाम था गियासुद्दीन बेसिकली और दूसरे का नाम अगर आप देखोगे तो उसका नाम था मुइजुद्दीन। समझ में आया आपको? ठीक है। सो मोहम्मद गोरी जिसे हम लोग कहते हैं, हिज ओरिजिनल नेम वाज मुइजुद्दीन एंड इट इज सेड दैट particularly he used to rule with his brother in the central asia। ठीक है, ये अफगानिस्तान वाले रीजन के अंदर। सो वी फाइंड पर्टिकुलरली दो ब्रदर थे, पहले का नाम मैंने आपको बता दिया तो गियासुद्दीन था द एल्डर ब्रदर एंड हिज यंगर ब्रदर मुइजुद्दीन दैट हु बिकेम मोहम्मद गोरी बेसिकली लेटर ऑन टाइम के ऊपर। अब उसका जो ब्रदर था ही यूज्ड टू रूल फ्रॉम द अफगानिस्तान रीजन एंड वी सी दैट ही वाज फीलिंग द प्रेशर फ्रॉम द ख्वारिज़मी एम्पायर। अब देखो ये जो भी ख्वारिज़मी एम्पायर था दैट वाज रूलिंग इन द सेंट्रल एशिया एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस ये मोहम्मद गोरी जो था उसको इंडिया के अंदर आने के सपने आते थे, तो ऑलवेज यूज्ड टू थिंक दैट even we can enter India and we can rule over India as well and this is one of the reasons it is considered कि वो इंडिया की तरफ आने का एक प्लान बनाता है। ठीक है, so it is this is how particularly the Khwarizmi Empire came into the conflict the Ghurid सल्तनत जो भी गुरी के सुल्तान हुआ करते थे और उसके बाद इनकी लड़ाई शुरू होगी। समझे आप लोग? ठीक है, यस काइंड ऑफ वसाल्स थे, वसाल्स का मतलब फ्यूडेटरीज ही हम लोग कहेंगे। अब देखो मोहम्मद गोरी की कहानी क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मोहम्मद गोरी। इट इज सेड दैट मोहम्मद गोरी जो जिसका ओरिजिनल नाम मुइजुद्दीन था एज आई टोल्ड यू, मुइजुद्दीन initially was made the governor of Multan and Sindh and it is said that he took away the control of the Bhati Rajputs। As I told you, even the Bhatiyas or the Bhati Rajputs, they also got defeated at the hands of Ghazni। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि गजनी ने भी उनको डिफीट किया था, पढ़ा था नहीं पढ़ा था दोस्त, है ना? सो कंटिन्यूअसली जब घोरी इंडिया की तरफ आया तो उसने सबसे पहले ये भाटियास के साथ फाइट की। देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही फॉट ओवर गुजरात, उसने ना गुजरात के ऊपर लड़ाई करने की कोशिश की। अब एट दैट टाइम गुजरात वाज रूल्ड बाय भीमदेव टू, याद है आपको? ठीक है, एंड भीमदेव टू वाज क्वाइट पावरफुल एंड एट द बैटल ऑफ कयाद्रा मोहम्मद गोरी वाज डिफीटेड। इन फैक्ट मोहम्मद गोरी हार जाता है, ही गॉट डिफीटेड बट द ज़ील टू रूल कंटिन्यूड। उसको है ना अंदर की जो खुजली हो रही थी, उसको लग रहा था मैं कुछ नया करूंगा, ठीक है, कुछ तूफानी करूंगा। तो इनिशियली ही हैड अ फर्स्ट फेलियर इन गुजरात but he decided कि no, I need to enter India at any cost and this is one of the reasons he decided never to venture into the Gujarat region, initially focus on the nearest portion of Afghanistan that was Punjab। क्योंकि अफगानिस्तान से सबसे नजदीक में कोई रीजन है कौन सा है दोस्त? पंजाब ही है बेसिकली। सो दैट कैन बी द एंट्री पॉइंट एंड आई कैन रूल ओवर पंजाब फॉर फ्यू इयर्स एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस उसने पंजाब को कैंकर किया। उसके बाद पेशावर तक चला, पेशावर तो रास्ते में ही आ रहा था उसके, ठीक है, सिंध आ गया एंड 1190 तक आते आते पंजाब और पूरा का पूरा लाहौर का रीजन है वो क्लियर हो जाता है। अब आप समझो कि द होल नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, पर्टिकुलरली द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री was put under the charge of Muhammad Ghori and the picture was very much clear and this is how particularly Prithviraj Chauhan who was ruling in Delhi, he realized that sooner or later Ghori might be coming towards India and we need to stop him। तो उसको स्टॉप करने के लिए बेसिकली इनके बीच में लड़ाई होगी। अब लड़ाई क्यों होती है? तो भटिंडा नाम की जगह पता है आपको? भटिंडा, भटिंडा इज अ प्लेस इन पंजाब पर्टिकुलरली एंड इट इज सेड कि भटिंडा वाज द मेन प्लेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट where Ghori and Chauhan had the first altercation। वहां पे बेसिकली अच्छा यू बिलोंग टू भटिंडा, चलो कोई बात नहीं, बोला तारा रारा। चलिए, सो व्हाट वी सी particularly as a part of this whole case, Prithviraj Chauhan wanted to expand in the western area, Ghori wanted to come in the eastern area and the main issue was regarding the Bhatinda। Bhatinda was called as Tarabhind, याद रखिएगा the other name of Bhatinda, they will ask you the kind of the names as well, ठीक है। एंड इसी के कारण बेसिकली इनके बीच में लड़ाई हो गई। दिस लड़ाई और दिस बैटल विल रिजल्ट इनटू द फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन। समझे आप लोग? ठीक है। सो द मेन इशू ऑफ द फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन वाज द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न एक्सपांशन ऑफ मोहम्मद गोरी and Prithviraj Chauhan simultaneously and this is one of the reasons Prithviraj Chauhan decided to attack and take on the Muhammad Ghori's army। गोरी की इतनी हालत खराब हो गई थी, उसको पानी पिला पिला के मारा था, ठीक है। सो इट इज सेड दैट उसके साथ लड़ाई होती है, पर्टिकुलरली उसको मारा जाता है, उसको भगा दिया जाता है। इट इज सेड दैट ही वाज बेसिकली थ्रोन अवे टू अफगानिस्तान बट पृथ्वीराज चौहान ने एक गलती कर दी थी। वो कौन सी गलती थी दोस्त? द बिगेस्ट मिस्टेक दैट पृथ्वीराज चौहान डिड वाज दैट ही कुड नॉट क्रिएट अ फ्रंटियर और ही कुड नॉट क्रिएट अ बैरियर टू स्टॉप द फर्दर इन्वेजंस एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को भगाया तो सही बट उसने उसको गैरिसन नहीं किया। गैरिसन करने का मतलब होता है एक फोर्ट बनाना, उसके आजू बाजू में आप वॉल क्रिएट कर दो, उसके आजू बाजू में एंट्री बैरियर क्रिएट कर दो सो दैट द इन्वेजन कैन बी स्टॉप्ड और आप है ना लॉकडाउन वाली सिचुएशन क्रिएट कर दो सादी भाषा में, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड दैट पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को तो भगा दिया। साइमल्टेनियसली पृथ्वीराज चौहान वाज हैविंग द इशू विद जयचंद। अब क्या इशू था? तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया है, संयोगिता का इशू मैंने आपको बता दिया था एंड पृथ्वीराज चौहान वाज ऑलरेडी हैविंग द इशू विद द अदर राजपूत किंग्स। मैंने अब द अदर राजपूत किंग्स के अंदर बताया था कि ही ऑलरेडी हैड अ फाइट विद द चंदेल डायनेस्टी, द अल्हा एंड द उदल्स पर्टिकुलरली, हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सो वी सी दैट पृथ्वीराज चौहान वाज एलियनेटेड। तो पहली लड़ाई जब खत्म हुई व्हेन द फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन टुक प्लेस, पृथ्वीराज बेसिकली वाज काइंड ऑफ एलियनेटेड इन दिस बैटल एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस गोरी डिड अ रीअसेंबली ऑफ द आर्मी। वो फिर से रीअसेंबल करता है अपने आप को एंड गोरी डिसाइडेड कि मैं फिर से आऊंगा, ठीक है। तो संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, गोरी वंस अगेन
came, and it is said the second battle of Tarain took place. ठीक है, second battle of Tarain particularly took place in the year 1192. एंड इन द सेकंड बैटल ऑफ तरेन यहाँ पे बेसिकली घोरी को हेल्प कौन करता है? तो मैंने आपको बता दिया था, जयचंद करके जो राजा था वो हेल्प करेगा। व्हाई? क्योंकि जयचंद की डॉटर हुआ करती थी संयोगिता। संयोगिता वाज बेसिकली किडनैप्ड बाय पृथ्वीराज चौहान फ्रॉम द मैरिज सेरेमनी स्वयंवर के अंदर, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड पृथ्वीराज चौहान विल बी डिफीटेड एंड घोरी विल बी विनिंग द फर्स्ट बैटल, और आई वुड से द सेकंड बैटल ऑफ तरेन। ठीक है, तो सेकंड बैटल ऑफ तरेन के अंदर सॉरी पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, तो उसके बाद बेसिकली इतिहास बदल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया की हिस्ट्री बदल दी जाती है। पृथ्वीराज चौहान वाज इनिशियली अलाउड टू रूल फॉर सम पीरियड, याद रखिएगा, इनफैक्ट ही वाज अलाउड टू रूल फॉर सम पीरियड, बट लेटर ऑन ही वाज एग्जीक्यूटेड। और उसके बाद बेसिकली ये जो चौहान डायनेस्टी के जो बचे कुचे लोग थे, उनके ब्रदर थे हरियर एंड गोविंद, और ये लोग, उन्होंने बेसिकली उसके बाद अगर आप देखोगे तो रणथंभौर से अपनी डायनेस्टी को फिर से रिवाइव किया था। बट व्हाटएवर मे बी द केस, पृथ्वीराज चौहान लॉस्ट एंड घोरी वॉन। अब व्हाई घोरी वॉन? तो देयर वर मल्टीपल रीजंस बिहाइंड दैट। एक तो हम लोग हाथी से फाइट करते थे, मैंने आपको बताया था कि वी यूज्ड टू फाइट विद द एलिफेंट्स। घोरी केम विद द हॉर्सेस एंड दिस हॉर्सेस वर वेरी स्विफ्ट। मैंने आपको बताया था कल के क्लास के अंदर, हाथी जो है वो लायबिलिटी क्रिएट करता है, हॉर्सेस वर वेरी स्मार्ट एंड दे कैन मूव इजीली। ठीक है, इनफैक्ट द चौहान डायनेस्टी जो भी फाइट कर रही थी, दे वर फाइटिंग द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वॉरफेयर, वेयरएज घोरी जो कर रहा था, ही वाज डूइंग मोर ऑफ अ गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर समझ में आता है ना आपको? ठीक है, टप्पी मार के भाग जाने का। ठीक है, सो वी सी the method of fighting was very different, and this is one of the reasons the Ghuris they were able to defeat पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद भी घोरी चुप नहीं होता है। बेसिकली पृथ्वीराज चौहान की जो बात कर रहे हो वो पृथ्वीराज रासो के अंदर लिखी गई है। अब व्हाट इज रिटन इन पृथ्वीराज रासो वो थोड़ा बहुत समझाता हूँ। किसी ने पूछा था कि पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार घोरी को हरा दिया था पर्टिकुलरली। एक्चुअली स्टोरी ये चलती है कि दिस बुक कॉल्ड पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो वाज रिटन बाय चांद बड़ई। चांद बड़ई वाज द मिनिस्टर एज वेल एज द फ्रेंड एंड द एडवाइजर टू पृथ्वीराज चौहान, और उन्होंने बेसिकली ये पूरी बुक के अंदर वार्ता लिखी है। द स्टोरी सेज दैट पृथ्वीराज चौहान वाज ब्लाइंडफोल्डेड, उनकी आंखें निकाल दी जाती है, एंड ही वाज केप्ट एज अ प्रिजनर इन द कोर्ट ऑफ घोरी। एंड वन फाइन डे घोरी डिसाइडेड टू डू सम काइंड ऑफ ओलंपिक्स, और जो भी था, जो खेल महाकुंभ था उस टाइम पे, एंड पृथ्वीराज चौहान डिसाइडेड टू टेक पार्ट इनटू दिस इवेंट्स इन द फील्ड ऑफ आर्चरी। तो वहां पे आर्चरी का वो एक इवेंट होने वाला था, वहां पे पृथ्वीराज चौहान ने पार्ट लेना था। अब पृथ्वीराज चौहान डिड कॉन्स्पिरेसी विद हिज फ्रेंड चांद बड़ई, ये चांद बड़ई दिखाए गए हैं, एंड इट इज सेड दैट पृथ्वीराज चौहान ने चांद बड़ई को कहा कि आप मुझे डायरेक्शन बताना, यू गिव मी द डायरेक्शन, आई विल शूट एन एरो to Gori, and finally I will do I will kill Gori by basically throwing this arch on him basically, and taking the revenge of the loss that we have faced। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो कहानी है यहाँ से ही आपको मिलेगा। और कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने दो अपने बाण मांगे थे, ही asked for 2 बाण्स और 2 एरोज, बट चांद बड़े उनको मोटिवेट करते हैं कि नहीं राजा, आपको एक ही बाण मिलेगा। कि बोले एक बाण से रावण ने या बेसिकली एक बाण से राम ने रावण का वध किया, एक बाण से अर्जुन ने कर्ण का वध किया, 4 बार 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ये थे पे सुल्तान है मत चुको चौहान, ये थे पे सुल्तान है मत चुको चौहान। ठीक है, तो ये जो कहानी है पूरी की पूरी, ये कहानी से समझ में आ रहा है कि चांद बड़ई गेव हिम द डायरेक्शन ऑफ दी वेयर ही आर सपोज टू शूट, और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने पहले यू डायरेक्शन लिया और एंड टाइम पे यू ऐसे फचक करके मार दिया, एंड फाइनली वी फाइंड घोरी को खत्म कर दिया जाता है। दिस इज द स्टोरी व्हिच इज रिटन इन द पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के अंदर ये एक है ना राजपूत हिस्ट्री की ये पूरी की पूरी कहानी आपको इसके अंदर मिलेगा। यस, इट्स काइंड ऑफ फिक्शनल स्टोरी। ये क्यों लिखी जाती थी? क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ द बार्डिक लिटरेचर। बार्डिक लिटरेचर का मतलब ये होता है कि बिकॉज वी नीड टू हैव सम काइंड ऑफ मोटिवेटिंग स्टोरीज, we need to have some kind of motivating stories so that the next generation have the spirit of fighting। वरना है ना लोग हथियार फेंक देंगे। इवन आज की तारीख में भी अगर आप देखोगे, आर्मी के अंदर भी देख लो, तो even whenever any kind of supreme sacrifice is made as a part of battles and the army historians will be writing this kind of things, okay, so that the future generations can take on the lead and they can basically identify who is the real enemy और उसके साथ फाइट कर पाए। ठीक है, तो ये होता ही है। ठीक है, इसमें कोई नवीनता नहीं है। all the dynasties all across the world they used to write, और उसमें ना आपको ये इसी का ही कंटिन्यूएशन मिलेगा। खैर, so this is how the story came into the end, and उसके बाद जो घोरी है, ये घोरी तो जिंदा रहेगा। इनफैक्ट पृथ्वीराज को मार दिया जाता है। पृथ्वीराज was killed by घोरी। उसको है ना वहां पे लेके जाके मारा जाता है। पहले इनिशियली उसको अजमेर लेके गए थे, और उसके बाद देन ही वाज टेकन टू गजनी अफगानिस्तान में, और उसके बाद उनको फिनिश कर दिया गया। ऐसी सब अलग अलग वार्ता है, बट यस ही वाज किल्ड बाय घोरी एज वेल। खैर, व्हाटएवर मे बी द केस, दिस इज हाउ घोरी ने खत्म कर दिया। अब देखो, घोरी ने खत्म किया, देन द कंटिन्यूएशन ऑफ घोरीज कंक्वेस्ट टुक प्लेस। अब घोरी है ना चालू रहता है। घोरी उसके बाद 1191 में या 92 में उसने जब टरेन किया, उसको लग रहा था कि अब मैं जीत गया हूँ। जयचंद को लग रहा था कि घोरी को मैंने एक रास्ता दिखा दिया है, उसके बाद घोरी इंडिया की तरफ नहीं आएगा। बट जयचंद रियलाइज दैट घोरी डिड अ गद्दारी, एंड घोरी कहाँ पे आ जाता है? बेसिकली कन्नौज की तरफ आएगा। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड घोरी डिसाइडेड टू टेक ऑन द कन्नौज। और जयचंद को पता चल गया कि भाई साहब
हमसे गलती हो गई है हमारी इंटरनल मैटर्स के अंदर, वी शुड नॉट हैव इनवाइटेड अ फॉरेन एनिमी, वी शुड नॉट हैव हेल्प्ड द फॉरेन एनिमी इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर थिंग्स दैट वी आर फेसिंग इंटरनली, ठीक है। तो ये परिस्थिति में जयचंद हार जाता है द बैटल ऑफ चांदवर, और उसके बाद इंडिया की हिस्ट्री बदल जाएगी। मोहम्मद गोरी जो है, मोहम्मद गोरी विल बी गोइंग बैक टू अफगानिस्तान, वो गोरी वापस अफगानिस्तान चला जाएगा, बट देन ही विल बी गिविंग द पावर टू द स्लेव्स ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन। वन ऑफ देम वाज कुतुबुद्दीन ऐबक एंड अदर वन वाज बख्तियार खिलजी। इन दोनों को कहा जाता है कि तुम कंटिन्यू करना दी घोरी कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया, एंड बेसिकली ही गोज बैक टू अफगानिस्तान। ऐबक एंड खिलजी वाज गिवन द चार्ज। खिलजी केम इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, और खिलजी ने जो भी बचा कुचा आपका नालंदा था, आपका जो भी बेसिकली विक्रमशिला था, उदानपुरी थी, जो भी आपकी बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स थी वो सब खत्म कर दी। द सेना डायनेस्टी वाज finally basically wiped out, and we also find Qutbuddin Aibak will be further conquering, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसके बाद अपना कन्क्वेस्ट करेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक will be ruling as the slave governor of Muhammad Ghori for a brief period. Later on by 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक will proclaim independence। वो कह देगा तलाक तलाक तलाक। क्यों? क्योंकि in the year 1205 मोहम्मद गोरी passed away, and this is one of the reasons कि उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से आफ्टर गिविंग द ट्रिपल तलाक टू द अफगान किंगडम्स, उसके बाद बेसिकली ये पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। नई अरेबिक ओरिजिन के नहीं हुआ करते थे, ठीक है। So what we see, two persons, Qutbuddin Aibak and Bakhtiyar Khilji. We find Qutbuddin Aibak will be ruling from 1195 to 1202, in fact in the form of the governor, और उसने अलीगढ़ रणथंभौर के ऊपर अटैक किया। He also fought against भीमदेव II, उसने भीमदेव II के सामने फिर से लड़ाई की। भीमदेव II ने उसको फिर से मेथीपाक दिया, then he goes back, okay। उसके बाद उसने बुंदेल्स को खत्म कर दिया। And Bakhtiyar Khilji, we have already discussed on the Nawadweep, the Nalanda and the Bihar Bengal region that was taken away। In fact Qutbuddin Aibak was made the viceroy, बट घोरी उसके बाद ऊपर से कंट्रोल करता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरी की पूरी हिस्ट्री चली जाती है। बाय 1205 by 1205 we find घोरी कमजोर हो रहा है, and he was killed by the खोखर tribe of Punjab। अब देखो खोखर कौन हुआ करते थे, तो in yesterday class also I talked about the खोखर dynasty, who was ruling, the local tribesmen who were ruling in the Punjab region, उन्होंने revolt किया था। And later on by 1206 घोरी was killed, तो घोरी को मार दिया जाता है by the खोखर dynasty only, or the खोखर kings only। And खोखर when they killed घोरी, उसके बाद अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम हुआ। क्यों वैक्यूम हुआ? कि घोरी के कोई बेटे नहीं थे, देयर वर नो सन्स ऑफ घोरी, एंड ही यूज्ड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन विद नंबर ऑफ स्लेव्स। तो उसके ना बहुत सारे स्लेव्स हुआ करते थे। घोरी हैड मल्टीपल स्लेव्स। एक तो ऐबक हुआ करता था, दूसरा कौन था तो मैंने आपको बताया बख्तियार खिलजी बताया अभी आपको, ठीक है। तीसरा जो स्लेव हुआ करता था इसका नाम था कुबचा। क्या नाम था? कुबचा। एंड द फोर्थ स्लेव पर्टिकुलरली जिसका नाम था यल्डूस। क्या नाम था? यल्डूस या यिल्डूस, जो भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। सो वी फाइंड पर्टिकुलरली फोर स्लेव्स जो घोरी के हुआ करते थे। दो तो इंडिया के अंदर थे, टू ऑफ देम वर इन इंडिया पर्टिकुलरली। The Kupcha was in the Multan region, and Yalduz particularly he was in the Afghanistan region। समझे आप लोग? He was the main de facto ruler basically जो गजनी के ऊपर आता है after the death of Ghori। And कुतुबुद्दीन ऐबक उसके बाद कुब्चा को बोल देगा कि तलाक तलाक तलाक, अपने इंडिया के अंदर अब नई डायनेस्टी एस्टैब्लिश करते हैं, और इस तरह से एक नई डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है जिसका नाम क्या है साहब? स्लेव डायनेस्टी। गेटिंग अ पॉइंट? सो दिस इज हाउ द स्लेव डायनेस्टी विल बी फॉर्म्ड, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुतुबुद्दीन ऐबक अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशन स्ट्रेन करेगा, और इंडिया के अंदर एक नया हिस्ट्री की शुरुआत होगी। समझे आप लोग दोस्त? तो दिस वाज ऑल अबाउट द थ्री इन्वेजन्स। अब देखते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द फाइनल टॉपिक ऑफ टुडेस क्लास, कि व्हाई वी लॉस्ट, हम क्यों हार गए हैं, और इसकी इंपैक्ट क्या पड़ती है, ठीक है। दिस इज नॉट गिवन इन बुक्स डायरेक्टली, बट इफ यू कैन समराइज वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड एज ऑफ नाउ, तो इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। वी लॉस्ट बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, ठीक है। हम हारे नहीं थे, पहला तो पॉइंट याद रखेगा। एक पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा। बख्तियार खिलजी को मार दिया जाता है, हम लोग पढ़ेंगे उसको अभी थोड़ी देर के बाद, ठीक है। खिलजी वाज किल्ड बाय हिज ओन आर्मी मैन, ठीक है। उसको बंगाल के अंदर मार दिया जाता है। ही वाज मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल, लेटर ऑन ही वाज किल्ड बाय हिज ओन आर्मी मैन, ठीक है। बख्तियार खिलजी को तो खैर। सो व्हाट वी सी पर्टिकुलरली, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। अब देखो याद रखेगा, वी लॉस्ट डायरेक्टली, बट वी कैन से द आउटकम से ज्यादा हमको ड्यूटी देखनी है। The Rajput kings were duty oriented, and because they were following the duty in a very faithful way, we were not able to get the desired results। हमको desired results नहीं मिले। हमारे हारने के पीछे या बेसिकली जो सेटबैक पड़ा है उसके पीछे मल्टीपल रीजंस थे। देयर वर पॉलिटिकल रीजंस, there were military reasons, there were socio-cultural, there were economic and religious reasons as well, ठीक है। अब एक एक करके let us go and talk into the details about what reasons were responsible behind that। अब देखिए political reasons तो बहुत थे, मैंने आपको already बता दिया था कि the period from 750 to 1000 was known as the period for tripartite struggle। याद आया आपको? And because this period was the tripartite struggle, तो इतना खर्चा हुआ था कि बात मत करो। There was multiple basically expenses between the kings, and हमारे बीच में unity नहीं थी। यूनिटी नहीं थी, उसके कारण सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं आई। देयर वाज नो सेंट्रलाइज अथॉरिटी, नाइदर देयर वाज एनी डोमिनेंट पावर हु कैन क्लब टुगेदर। डोमिनेंट पावर समझ में आता है कि आज मैं एक लीडर हूं और मैं आपको बोलूंगा कि चलो सबको है ना मेरे अंदर काम करना है, तो देन यू विल बी वर्किंग अंडर मी। बट दिक्कत ये हो रही थी कि उस टाइम पे कोई लीडर नहीं था उस तरह का, ठीक है। सो बिकॉज दे वर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ लीडर्स, we find that the Rajput kings were defeated at the hands of the invaders, ठीक है। ऊपर से दिक्कत क्या थी कि the Rajput kings they did not focus on the northwest India। Why they did not focus in the northwest India? Because they were fighting among themselves only। ये लोग अंदर अंदर इंटरनली अपनी टशन दिखाते रहे थे,
एंड इंटरनल टशन दिखाने के चक्कर में भाई साहब कि जो बाहर वाले लोग आए बेसिकली उसमें कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। सो वी कुड नॉट फोकस इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स, दे वर बिजी इन देयर ओन इश्यूज एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी सी कि उनके सामने बेसिकली ये 3 इन्वेजन्स हुए, ये 2 बड़े इन्वेजन्स हुए। पहला वाला आपका मैंने आपको बताया कि घोरी का, और दूसरा नहीं, गजनी और घोरी का पर्टिकुलरली, उसके बाद पूरी चीजें बदल जाती है। इनफैक्ट लोकल सपोर्ट वाज नॉट देयर। मैंने आपको हिंदू शाही के बारे में बताया, द हिंदू शाहीज वर वेरी पावरफुल बट दे कुड नॉट गेट द सपोर्ट फ्रॉम द लोकल किंग्स। इनफैक्ट पृथ्वीराज चौहान को अपने ही एलाइज के मदद नहीं मिलती है when the battle of Tarain took place. In fact, the Rajput kings helped Gori in the battle of Tarain. We had already discussed on this point. Okay, ऊपर से क्या दिक्कत थी particularly, एक ये तो पॉइंट हो गए। other than that there were other reasons as well. other reasons में आप देखिए कि there was no foreign help which could arrive easily. अब क्यों नहीं थे? क्योंकि आप देखिए कि in ancient India our kings used to have diplomatic relations with the foreign kingdoms. अगर आपको याद होगा, right from the Cholas to Harshvardhan to many kings, okay, जो foreign, अशोक यार कितने लोग से पहचानता था, the Greeks and the Syrians, ठीक है, आप समझो यार कितने लोग इनफैक्ट आते थे। But by the Rajput period we find we were so much intrigued into the internal खिचड़ी of the Indian politics, okay, so we could not see outside what is happening। हमको ना दुनिया के अंदर क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और दुनिया में मतलब कहाँ से क्या क्या पॉलिटिकल चीजें चेंज हो रही थी, वी वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी कुड नॉट एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस। अब हम लोग डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। अब वेस्ट एशिया में क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग इन वेस्ट एशिया, what is going in central asia, what is going in southeast asia, we were not sure at that time। तो हमको पता ही नहीं है कि हमारा नेबर क्या कर रहा है, देन व्हाट विल डू सर, हाँ, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये परिस्थिति में क्या होता है कि बिकॉज देयर वाज नो विजन ऑफ आउटसाइड, इसके लिए मैंने आपको लिखा है इनवर्ड लुकिंग एटीट्यूड। समझ में आता है? इनवर्ड लुकिंग एटीट्यूड का मतलब होता है पर्टिकुलरली कि आवर किंग्स वर काइंड ऑफ वेरी मच लाइक नो इंटरनली फोकसिंग एंड दे डिड नॉट हैड एक्सटर्नल विजन, है ना। तो जो एक्सटर्नल विजन होना चाहिए आपके पास नहीं होगा तो भी दिक्कत होगी। सो राजपूत किंग्स के पास बहुत सारी ये प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम क्या थी कि they were the only Hindu kings at that time, they were the only Hindu kings and the wars were basically fought in the form of religion। आपके युद्ध किसके नाम के ऊपर होते थे साहब? The wars were fought in the form of religion, so all the Muslim kings used to come together, they used to help each other। हमारी कौन मदद करेगा साहब, ठीक है। So this is one of the reasons we find कि आपके यहाँ पे जो भी kings हुआ करते थे उनके relations नहीं बन रहे हैं। We also find कि they are not able to develop their own perspectives। साथों साथ हमको क्या देखने को मिला कि we had feudalism which was going on। अब फ्यूडलिज्म की खासियत क्या होती है, फ्यूडलिज्म बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। अब फ्यूडलिज्म होगा तो इकोनॉमिकली डिक्लाइन में होगी कि नहीं होगी साहब, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। फ्यूडलिज्म विल लीड टू लेसर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। इनफैक्ट फ्यूडलिज्म विल लीड टू सोशल ऑब्स्ट्रक्शन एज वेल। अब पहले के टाइम के अंदर मैंने आपको बता दिया था, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे नहीं आऊंगी, याद आया कि नहीं आया? इन द अर्ली मिडिवल एरा वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे नहीं आऊंगी वाज नॉट एक्सेप्टेड एट दैट टाइम, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी सी दैट द आवर रूलर्स ऑफ इंडिया and the social conditions was such that कि it created a basis where we see कि लोग ट्रैवल भी नहीं कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं है, और प्रीवियस मिस्टेक से समझ नहीं पाए। आप समझो कि गजनी और गोरी के बीच में कितने साल का अंतर था, देयर वाज अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 170-150 इयर्स, क्योंकि गजनी आया 1026 के अंदर और गोरी जब आता है 1191 के अंदर। सो देयर वाज अ गैप ऑफ मोर देन 150 इयर्स। वी कुड हैव कंसोलिडेटेड आवरसेल्फ, वी कुड हैव बेसिकली रीऑर्गेनाइज्ड आवरसेल्फ had it been a leader and had it been a political conditions in India, but because the Rajput kings had their own problems, we had the certain political problems, and this is one of the reasons हम लोग उस टाइम पे उसको नहीं पढ़ पाए, ठीक है। तो मेनली फॉरेन किसको कहते थे? फॉरेन वाज बेसिकली कॉल्ड एज अ रिवर बाउंड्री और एनीथिंग दैट इज मेंशन इन द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, ठीक है। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के बाहर जो भी लिखा होता था वो सब फॉरेन कहलाया जाता था, ठीक है। तो रिवर बाउंड्री होती थी, जंगल की एक बाउंड्री बना दी, उसके बाद वो फॉरेन के रूप में पहचानेंगे, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी आपको इसके अंदर से मिलेगी। देयर वाज अदर रीजन एज वेल। दूसरे रीजंस क्या हुआ करते थे, याद रखिएगा, देयर वाज सर्टेन मिलिट्री रीजंस। अब देखो मिलिट्री रीजंस की क्या खासियत थी, व्हाट वाज द मिलिट्री रीजंस फॉर दैट, ओके। Our kings were feudal kings, मैंने आपको बता दिया, there was no centralized authority, the king was dependent on the small chiefs। आपका जो राजा था, राजा के नीचे बहुत सारे चीफ आया करते थे, एंड पर्टिकुलरली ये चीफ की अपनी आर्मी हुआ करती थी, राजा की अपनी आर्मी हुआ करती थी। सो व्हाट वी सी दैट द किंग वाज डिपेंडेंट ऑन अ फॉरेन आर्मी। फॉरेन आर्मी का मतलब ये होता है कि भाई साहब हमारे जो किंग्स थे वो लोग बेसिकली किसी और की मदद से अपना शासन चलाते थे, ठीक है। एंड द किंग्स वर बेसिकली काइंड ऑफ हैविंग द ट्रेनिंग ऑफ फाइटिंग इन द फ्रंटल अटैक्स। फ्रंटल अटैक समझ में आता है, पर्टिकुलरली सामने जाके फाइट करना, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे खड़े हो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, एंड फिर ये दौड़ के उसके साथ फाइट करता है, दिस गाय इज वेरी वीक एंड दिस गाय इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो आप उसको दौड़ के अटैक करोगे तो आपको मार खानी है, ठीक है। बट इफ यू यूज सम अदर मेथोडोलॉजी, इफ यू यूज द अदर मेथोडोलॉजी, दैट कैन बी वेरी मच पावरफुल। बट द राजपूत किंग्स हैड अ ट्रेडिशनल वे ऑफ फाइटिंग, जिसे हम लोग कहते हैं वीर भोगे वसुंधरा। वीर भोगे वसुंधरा का मतलब क्या होता है साहब? द पर्सन पर्टिकुलरली हु शोज द ब्रेवरी विल बी रूलिंग ओवर द अर्थ। एक ऐसा इंसान जो जमीन के ऊपर अपना शासन बनाना चाहता है, उसको शौर्यता दिखानी पड़ेगी, ठीक है। बट द प्रॉब्लम विद द राजपूत आइडेंटिटी एंड द राजपूत आइडियोलॉजी, because they were fighting with the traditional methodology, the Arabs and particularly the Turks who came from the Central Asia and the Afghanistan region, इनके पास horses हुआ करते थे साहब, ठीक है। इनफैक्ट वी डू नॉट सी एनी काइंड ऑफ कोहेजन अमंग द राजपूत आर्मी।
राजपूत आर्मी के अंदर कोहेजन नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सोल्जर्स थे। अब राजपूत आर्मी के अंदर सोल्जर्स कौन आएंगे? ऑल द राजपूत कम्युनिटी पीपल, दे वर ओनली लिमिटेड सोल्जर्स, एंड बिकॉज ऑफ द इंटरनल सोशल प्रॉब्लम्स इन द इंडियन सोसाइटी, द आर्मी कुड नॉट बी मॉडर्नाइज्ड, नाइदर द आर्मी वाज हैविंग द ट्रेनिंग, नाइदर द आर्मी वाज हैविंग एनी काइंड ऑफ फॉरेन हेल्प। ठीक है, ऊपर से हाथी का उपयोग किया। हाथी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो हमारे राजाओं को फाइटिंग करने की टेक्निक क्या थी? तो वी यूज्ड टू कैरी द होल कैंप। अगर आपको पता होगा तो व्हेनेवर द राजपूत यूज्ड टू गो, दे यूज्ड टू गो विथ ह्यूज कैंप। ओके, वो पूरा पूरा शहर लेके चलते थे जब भी फाइट करने जाते थे ना तब। ठीक है, एंड अलोंग विद द फैमिली एंड द सर्वेंट्स एंड द सिविलियंस। अब देखो, आप फ्यूडलिज्म में हो, यू आर गोइंग थ्रू फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म होता है तो इकोनॉमिक इश्यूज तो होंगे ही आपके। इकोनॉमिकली आप पावरफुल होंगे कि वीक होंगे? यू विल बी वेरी मच वीक माय फ्रेंड। जब आप आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हो, यू आर गेटिंग इकोनॉमिकली वीक, तो ये सब परिस्थिति में राजपूत की जो मेथोडोलॉजी थी उसमें बहुत प्रॉब्लम थी। एंड राजपूत वर बेसिकली ट्रेडिशनली नोन फॉर यूजिंग द डिफेंसिव। डिफेंसिव का मतलब है इनको किले बनाने बहुत अच्छे आते थे। दे मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट फोर्ट्स इन द सेंट्रल एशिया। अगर आप देखोगे आज की तारीख में सेंट्रल एशिया में सबसे अद्भुत में अद्भुत किले किसी ने बनाए हैं? राजपूत ने बनाया है। बट द प्रॉब्लम वाज कि सामने जाके अटैक करना, वो राजपूत के अंदर कभी ना कहीं अगर आप देखोगे एथिक्स के अंदर भी प्रॉब्लम था। इसके लिए तो हम लोग कहते हैं आज की तारीख में क्या करना है? डिफेंसिव नहीं करना है, डिफेंसिव ऑफेंस करना है। अजीत डोभाल साहब कहते हैं कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन करना है, कह के लेंगे करना वाला है। समझे कि नहीं समझे कि ये नया इंडिया है कि आप यहाँ पे क्या घुसोगे, आपने उंगली भी की तो घर में घुस के मारेंगे। ठीक है, सो व्हाट वी सी एज अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फाइटिंग मेथड एंड द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल आई वुड से सेटअप ऑफ द राजपूत किंगडम्स इन द अर्ली मिडिवल एरा, उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो उनको मार देती है। द स्ट्रेटजी ऑफ द राजपूत किंगडम्स वाज सच दैट दे कुड नॉट फाइट इन एग्रेसिव वे जस्ट लाइक द टर्क्स। अब उसके सामने टर्किश को देखो, टर्किश वर यूजिंग द हॉर्सेस। ठीक है, इन्होंने एक तो घोड़े का यूज किया है। घोड़े के अंदर भी बेसिकली इफ यू आर अवेयर, इन्होंने बेसिकली ये स्टिरप्स का यूज किया है। अब ये स्टिरप्स बेसिकली ये लोहे से बनती है, सो यू कैन इजीली पुट ऑन योर हॉर्स लेग्स इनसाइड दैट और आप उसके ऊपर फाइट कर सकते हो। इनफैक्ट द सैडल दैट वाज यूज्ड बाय द टर्क्स वाज वेरी मच एडवांस, जहां पे आप कंट्रोल कर सकते हो। इनफैक्ट दे वर दी वंस जिन्होंने हॉर्स के शू को यूज किया। अगर आपको पता होगा, इसको हॉर्स शू कहते हैं या इसी को हम लोग घोड़े की नाल कहते हैं। समझ में आता है आपको? ठीक है, सो व्हाट वी सी द हॉर्स शू नेल और आई वुड से which was used by the Turks was very much advancing। और हमारे राजपूत किंग्स क्या थे? हाथी के साथ फाइट करते थे। अब हाथी का खर्चा ज्यादा होता है, इसकी मोबिलिटी में प्रॉब्लम्स है, एंड द राजपूत्स बेसिकली दे वर यूजिंग द हॉर्सेस, ऐसा नहीं था, बट द मेथड ऑफ यूजिंग द हॉर्सेस वाज वेरी एडवांस फॉर द टर्क्स। ठीक है, तो टर्क्स जितने भी थे भाई साहब, वो घोड़े को अच्छी तरह से यूज करते थे। इनफैक्ट द हॉर्स शू प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज द हॉर्स वाज एबल टू मूव इन डिफिकल्ट टेरेन्स। और ये लिमिटेड सोल्जर्स के साथ आते थे। मैंने आपको बताया कि गजनी कितने औजार के साथ आया? 10,000, 8,000, 20,000, मैक्सिमम 30,000 लोगों के साथ आया है। इनफैक्ट व्हेन गजनी वाज फाइटिंग अगेंस्ट आनंद पाल, there were hardly 12,000 soldiers in his army. Anand Pal was having bloody 50,000 soldiers. आनंद पाल के पास 50,000 सैनिक होने के बावजूद भी आनंद पाल हार जाते हैं। उसके पीछे का कारण यह है कि गजनी हैड मोर मोबिलिटी इन द आर्मी बिकॉज ऑफ द हॉर्सेस दैट वाज यूज्ड। ठीक है, इंक्लूडिंग द टर्क्स वर अवेयर कि यार हमको ऑफेंसिव रहना है, वी नीड टू एग्रेसिव, वी नीड टू बी एग्रेसिव। अगर हम थोड़ा भी ढीले रह गए ना, द मोमेंट विल ट्राई टू वीकन अवरसेल्फ, हो सकता है कि हमको मार पड़ेगी। बिकॉज दे वर ऑलरेडी अवेयर दैट दे आर इन्वेडिंग अ फॉरेन लैंड, और अगर यहाँ पे थोड़ा भी कमजोर रहे तो डेड बॉडी उठाने के लिए भी कोई नहीं मिलेगा, वापस घर वालों को खबर भी नहीं मिलेगी कि जिंदा थे कि मर गए। गेटिंग माय पॉइंट? एंड बिकॉज दिस इज वन ऑफ द रीजंस दैट टर्क्स फॉट ऑन द रिलीजियस पर्सपेक्टिव। इनका एक थॉट था जहां पे इनको रिलीजन को गेन करना था। इनका एक थॉट था जहां ये लोग कहते थे कि हम लोग गाजी बन के आए हैं। इनफैक्ट ईच एंड एवरी टर्किश सोल्जर हु यूज्ड टू कम इन द आर्मी, दे यूज्ड टू क्लेम देमसेल्व्स दैट दे आर द गाजी, दे आर गोइंग फॉर अ जिहाद, एंड दिस केप्ट देम द मोटिवेशन। उनको ये मोटिवेशन मिलता रहा। हमको भी जय भवानी का नारा देके इनफैक्ट फाइट करने की टेक्निक थी। द राजपूत किंग्स वर फाइटिंग, बट देयर वर सर्टेन लिमिटेशंस बिकॉज़ द आर्मी वाज नॉट मॉडर्नाइज्ड। ठीक है, तो ये बेसिकली जो भी लोग थे, ये कम लोग आते थे एंड लूटपाट करके अटैक करके चले जाते थे। इनफैक्ट the Turkish army was mainly consisting of the slaves। और मैंने आपको slaves के अंदर पहले भी बताया था, the slaves became so powerful कि ये army के chief बन जाते थे। and this is one of the reasons the Turkish nobility, or I would say the Ghaznavids and the Ghuriz nobility, they attracted multiple soldiers from different different communities। बोले आओ आर्मी के अंदर ज्वाइन करो, prove yourself and you can be the commander, and once upon a time you can also be a sultan as well। ठीक है, तो ये सब परिस्थिति के कारण the Turkish army and the Turkish military strength was quite powerful than the Rajputs, and this is one of the reasons there were certain military reasons as well। इनफैक्ट टर्क से एक चीज समझ में आती है, वो है कि मार खाओ, फिर से इकट्ठे हो, और फिर से सामने वाले दुश्मन को मारो। दिस टेक्निक ऑफ गेटिंग बीटन अप, देन रैलिंग अराउंड, दैट इज नोन एज कमिंग टुगेदर, एंड देन राउटिंग योर एनिमी। ये जो टेक्निक है ना भाई साहब, ये टर्की से सीखने में आती है। आप समझे की कोशिश करो कि गजनी इंडिया में आते आते इनफैक्ट उसको एक आध बार फटका पड़ गया था। घोरी को मैंने आपको बताया कि घोरी को डिफीटेड एट द हैंड्स ऑफ द भीमदेव टू इनिशियली एज वेल, बट घोरी डिसाइडेड नो, आई विल बी कंसोलिडेटिंग माय पावर, मैं फिर से फाइट करूंगा। और ये सब परिस्थिति के कारण इनकी जो फाइटिंग की टेक्निक थी अलग थी। एंड अदर देन दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये लोग सामने से फाइट नहीं करते थे, ये लोग है ना साइड में घुस के फाइट करते थे। सो व्हेनेवर दे यूज्ड टू कम बाय द साइडवेज, तो आपका जो दुश्मन है वो बेसिकली
सेंटर में आ जाएगा। एंड बिकॉज द बीट रैली एंड दी आई वुड से डिफीट वाला जो एटीट्यूड था, इन सब परिस्थिति के कारण द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ दी आई वुड से दी गजनवीड्स वर वेरी पावरफुल, और ये सब परिस्थिति के अंदर ये लोग जीत जाते हैं, ठीक है। अदर देन दैट आर्थिक रूप से हम लोग कमजोर थे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए इकोनॉमिक रीजंस बिहाइंड दैट। इकोनॉमिकली आवर किंग्स वर लिविंग इन अ वेरी फ्यूडल वे, एंड बिकॉज वी वर लिविंग इन अ वेरी फ्यूडल वे देयर वाज नो मेन सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपके पास रेवेन्यू नहीं है तो आप आर्मी कैसे बना पाओगे? समझ में आया कि नहीं आया? ग्रेट इकोनॉमी मेक्स ग्रेट एम्पायर, याद रखेगा कोच मूलो दंड, जब कौटिल्य कहता है कि आपकी सेना बड़ी होनी चाहिए तब जाके बेसिकली आपका साम्राज्य बड़ा होगा। आपको बेसिकली सेना बड़ी करनी है तो आपको अपनी रेवेन्यू सुधारनी पड़ेगी। यहाँ पे राजाओं के पास पैसा ही नहीं था भाई साहब, ठीक है। लैंडलॉर्ड्स डोमिनेट कर रहे थे। आपके पास जो किंग्स हुआ करते थे उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं था। जो पैसा था वो टेम्पल्स के पास था, और टेम्पल्स को तो लूट लिया गया। टेम्पल्स के पास जो पैसा था वहां पे आप मॉडर्नाइज नहीं कर पाए, टेम्पल से डोनेशन नहीं दे पाए, ऊपर से टेम्पल्स को लूट के बेसिकली जो भी बचा कुचा जो भी चीजें थी, जो भी गोल्ड हुआ करता था, ये सब कुछ बेसिकली इंडिया से चला जाता है। तो बिकॉज वी वर इकोनॉमिकली वीक, वी रियलाइज यार हम लोग फाइट नहीं कर पाएंगे। अदर देन दैट देयर वाज सर्टेन सोशल रीजंस एज वेल। अब देखो सोशल्स क्यों था, क्योंकि हमारे लोग एक चीज में मानते थे, वो है राजधर्म। राजपुत्र उसी को ही कहते हैं जो बेसिकली अपने नियमों से चले। राजपुत्र उसी को ही कहते हैं जो अपने एथिक्स को चलाए। राजपुत्र उसी को ही कहते हैं जो अपनी सोसाइटी के वैल्यूज को कदर करते हुए फाइट करेगा। एंड वी वर वेरी मच आइडियलिस्टिक, वी वर वेरी मच एथिकल, वी न्यू कि हमको कब फाइट करना है और कब नहीं फाइट करना है। इनफैक्ट वी नेवर यूज्ड टू स्लॉटर और वी नेवर यूज्ड टू किल द वुमेन एंड द चिल्ड्रन ऑफ द ऑपोजिट आर्मी, but the Turks did not care about this thing basically. We fought with ethics and this is one of the reasons. At times चाणक्य ने कहा है कि जब जब आप अपने सीधी उंगली से खड़े रहोगे तो इनको पहले काटा जाएगा। The straight trees are cut first. चाणक्य ये चीज बहुत पहले कह के गया था, हम लोग बहुत सीधे रह गए थे, and this is one of the reasons हमारे साथ ये गलती हो गई। हम कभी भी सरप्राइज अटैक नहीं करते थे। We never used to do the surprise attacks. The Ghuris and the Ghaznavids they used to come in the late night. हम लोग रात को अटैक नहीं करते थे। We used to fight with the dawn to dusk. अगर आपने महाभारत और रामायण और इन सबको देखा होगा तो सुबह सूर्योदय होता है तो फाइट करेंगे, जैसे ही सूर्यास्त खत्म होगा उसके बाद हम लोग लड़ाई को रोक देंगे। द टर्क्स नेवर केयर्ड अबाउट द dawn to dusk concept. They only cared about the fight to win concept. उनको एक ही चीज लगती थी कि भाई लड़ना है, जीतने के लिए लड़ना है वरना मारे जाएंगे। Here our case was very different. Basically we never attacked the retreating enemy. In fact जब घोरी हार जाता है at the hands of भीमदेव 2, उसके बाद भी उसको वापस जाने दिया जाता है। अगर टर्किश के साथ ये हुआ होता तो टर्क्स would have easily slaughtered any of the I would say particularly कि जो भी इंडियंस जो भी थे या कोई भी लोग थे, ठीक है, किसी को छोड़ते नहीं थे, ठीक है। एंड दी राजपूत ऑलवेज यूज्ड टू फील कि हम लोग सर झुकाएंगे नहीं, सर कटवा देंगे। वी विल नेवर रिट्रीट बैक फ्रॉम दी आर्मी और वी विल नेवर रिट्रीट बैक फ्रॉम द बैटलफील्ड। एक बार बैटलफील्ड के अंदर हम लोग चले गए तो हम लोग हमारा नाम इतिहास में लिख के जाएंगे, बट वी विल नेवर रिट्रीट। अब देखो बेसिकली दिक्कत क्या थी। इनफैक्ट दी राजपूत किंग्स यूज्ड टू बिलीव इन दिस वेलरशिप एंड द वॉरियरशिप। उनको लगता था कि हम लोग वापस आएंगे तो सोसाइटी में नाम खराब हो जाएगा। एट टाइम्स यू नीड टू रिट्रीट। आपने ये फोटोग्राफ देखा ही होगा बेसिकली कि जब आप इनफैक्ट स्टेप डाउन करते हो तो लोग आपको बहुत सारी गाली भी देते हैं, बट कभी कभी इट इज बेटर टू गेट स्टेप डाउन इन सर्टेन क्रूशियल कंडीशंस एंड देन टेक अ वाइज मूव। द राजपूत कुड नॉट डू दिस। राजपूत को नहीं हो पाया। टर्किश के साथ तो कहानी थी नहीं, ना राजधर्म था, ना कोई कंसेप्ट था। फाइट टू किल वाज द मेन मोटिव। किसी को नहीं छोड़ा जाता था। इनफैक्ट इन्होंने कोई वार्निंग नहीं दी, ना ही बेसिकली ये कोई रूल्स फॉलो करते थे। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड our kings were very simple, our dynasties were very simple, and we had very limited religious motive to fight. हमारे लोगों के साथ फाइट करने के पीछे कोई रिलीजन का कंसेप्ट नहीं था। इनफैक्ट द किंग्स वाज बेसिकली फाइटिंग टू सेफगार्ड द ऑनर ऑफ द पीपल एंड द डायनेस्टी एंड द रिलीजियस साइट्स। एट टाइम्स बेसिकली जब भी हम लोग इंटरनल भी फाइट करते थे तो मंदिरों को तोड़ते नहीं थे। द चंडेल डायनेस्टी एंड द परमार डायनेस्टी माइट बी फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, बट दे विल नेवर डेसिक्रेट द रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स। जनरली ये होता था, बट व्हेन द टर्क्स केम दे डिसाइडेड दैट दे आर फाइटिंग अ रिलीजियस वॉर, दे आर फाइटिंग अ होली वॉर, एंड बेसिकली द टर्क्स वर मोटिवेटेड विद द कांसेप्ट ऑफ जन्नत। इनको लगता था कि अगर हमने बेसिकली भारत में जीत हासिल की, इफ विल डिस्ट्रॉय द काफिर, हमको 72 वी विल फाइंड 72 परिया इन द जन्नत वेयर वी कैन बेसिकली है ना रोम अराउंड एंड डू द गुटरगु इन द स्वर्ग, ठीक है। सो व्हाटएवर मे बी द केस, ये सब परिस्थितियों के कारण इवन दे वर रोमिंग फ्रॉम 1000 किलोमीटर फ्रॉम देयर हाउसेस, they fought with a very I would say very I would say slaughtering attitude, and our kings particularly they were fighting in a very ethical way. Religion का एक मोटिव था नहीं भाई साहब, हम लोग religious fight नहीं कर पाए थे। ये सब परिस्थिति में when the foreign invasions took place हम लोग इन पे कमजोर रहे और उसी के कारण बेसिकली हार जाते हैं। Yes, जाति system was also one of the major reasons. Because of the जाति system, what happened is the Rajputs only took certain sections of the society in the army.
अब उसी के कारण आपकी सोसाइटी में जो जो कुछ ही लोग होंगे जिनको आप आर्मी में हायर करोगे, तो आपकी खुद की स्ट्रेंथ भी डाउन हो जाएगी, योर स्ट्रेंथ विल आल्सो बी गेट डाउन, गेटिंग अ पॉइंट। तो ये सब परिस्थितियों में बेसिकली जो फॉरेन इन्वेजन हुए, ये इन्वेजन में बेसिकली हमारी जो है वो हार हो जाती है, ठीक है। तो आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया दोस्त, ठीक है, व्हाई वी लॉस्ट अगेंस्ट दी फॉरेन इन्वेजन। एंड यहाँ से अगर आपको कभी कभी क्वेश्चन आएगा, कुछ भी क्वेश्चन आ गया, दे कैन आस्क यू क्रिटिकली एनालाइज, दे कैन आस्क यू डिस्कस, दे कैन आस्क यू एनालाइज, हाईलाइट इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस। ये 5 पॉइंट के ऊपर आपको गोल गोल करके लिखना है। दिस आर द मेन 5 पॉइंट्स वेयर वी कैन सी व्हाई द राजपूत लॉस्ट। बट आई ट्राई टू कंक्लूड बेसिकली। याद रखेगा कि दे वर फॉलोइंग द ड्यूटी, द हिस्ट्री हैज बेसिकली फॉरगॉटन देम, बट इट इज नाउ टाइम टू करेक्ट वॉट एवर दैट हैज बीन टेकन प्लेस। उसको फिर से हम लोग उसको सिग्निफाई करें और आइडेंटिफाई कराए कि यार उसको है ना कहीं से बेसिकली याद करें एटलीस्ट द सेक्रीफाइसेस दैट वर मेड अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेजन। चलिए, वॉट एवर मे बी द केस, इस तरह से हम लोग कंक्लूड करेंगे उसको। ये हारे जरूर थे, इनके खुद के वीकनेसेस थे, बट बाहर के रीजन भी उतने ही मिलेंगे। खैर, तो दिस वाज ऑल अबाउट दी फॉरेन इन्वेजन्स पर्टिकुलरली। बहुत सारे कारण थे आपको, ठीक है, अभी कहाँ बताएंगे अब। चलिए, अदर देन दैट लेट अस सी द सेकंड टॉपिक ऑफ दिस, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द ओवरऑल इन्वेजन्स। ये तीनों के तीनों इन्वेजन्स हुए, कासिम का हुआ, गजनी का हुआ, गोरी का हुआ, उसके इन्वेजन्स इंडिया के ऊपर क्या पड़े, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑन दैट, ठीक है। अब उसके इंपैक्ट के ऊपर चलते हैं, लेट अस ट्राई टू सी एंड अंडरस्टैंड द इंपैक्ट दैट हैड टेकन प्लेस ऑन इंडिया, ओके, ठीक है। अब देखो, ये लोग इंडिया के अंदर आए, व्हेन दे केम टू इंडिया, दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर इंडिया, एंड बिकॉज़ दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर इंडिया, वी फाइंड 5 डायनेस्टीज कमिंग टू इंडिया, ठीक है। तो 5 अलग-अलग डायनेस्टी आएगी। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आती है। स्लेव के बाद अगर आप देखोगे तो खिलजी डायनेस्टी विल कम टू पावर। खिलजी के बाद अगर आप देखोगे तो तुगलक विल कम टू पावर। तुगलक के बाद सैयद विल कम टू पावर, एंड सैयद के बाद फाइनली द लोधी डायनेस्टी विल कम टू पावर। This is how particularly the period between 1206 to 1526 can be categorized into 5 dynasties coming and ruling over the northern part of the country, and also I would say the Deccan region as well, ठीक है। तो ये आके क्या करते हैं, what they do in India, ये एक जनरल पर्सपेक्टिव है, we'll be talking about them in the next classes as well। अब लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल पर्सपेक्टिव कि ये कैसे अब डेवलप होता है। अब देखिए, व्हाट इज द केस, ओके। अर्लियर वी हैड सीन दैट द इंपैक्ट ऑफ द टर्किश इंपोजिशन क्रिएटेड अ वेरी बिग इंपैक्ट ऑन इंडिया। सबसे पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए। अर्लियर वी वर हैविंग सम काइंड ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एम्पायर, बट वी फाइंड बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द खिलजी डायनेस्टी एंड द स्लेव डायनेस्टी, अ सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी केम इनटू द पिक्चर। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है बेसिकली, अब राजा पावरफुल हो रहा है और राजा बोलेगा कि मेरा वचन ही शासन है। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो द किंग विल से I am the state and my word is the law. And because we find political centralization, this political centralization will give basis to the I would say political stability. और जब जब political stability आती है, तो मैंने आपको बता दिया था कि economic progress होता है, और economic progress होता है तो it will lead to what? It will lead to urbanization. Getting my point? So we see urbanization coming up in this period. In fact, political centralization के कारण राजा ने अलग अलग departments बनाए। In this departments he gave particularly administration rights to other people. So एक new administration came up, a new administration came up. So we find the position of Diwan, the position of वजीर, हाँ, फिर दीवान अर्ज, दीवान इंशा, ये सब आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस है। इनको ऊपर कभी बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो एक पहला तो आपका ये चेंज होने की शुरुआत हो गई। अदर देन दैट, द अदर चेंजेस टुक प्लेस दैट इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री। मिलिट्री में क्या हुआ, तो अभी 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 तक हमने पढ़ा था, अप टिल नाउ वी हैड स्टडीड कि देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ स्टैंडिंग आर्मी। द किंग डिड नॉट हैव देयर ओन बिग आर्मीज, but now by the establishment of Delhi Sultanate we find the standing army which was directly under the Sultan. In fact, Alauddin Khilji was one such king who basically created the largest standing army in the Delhi Sultanate. उसने basically करीबन 5 लाख के आसपास अपनी पूरी की पूरी सेना खड़ी की। And this is one of the reasons he used a different methodology. क्या क्या यूज किया? हॉर्स को यूज करना शुरू किया, एलिफेंट्स को डिस्कार्ड कर दिया। A new fighting technique was used over a period of time, and this is one of the reasons Alauddin Khilji was able to expand one of the biggest empires in the medieval India, ठीक है। तो एम्पायर बिल्डिंग का जो काम है वो खिलजी ने किया था। हम लोग कल करेंगे अलाउद्दीन खिलजी को, विल बी डिस्कसिंग अबाउट अलाउद्दीन खिलजी इन द टुमारोज क्लास एज वेल, ठीक है। इनफैक्ट वो अपने सिकंदर शाही कहता था अपने आप को, ठीक है, सिकंदर आजम कहता था, ही वांटेड टू एस्टैब्लिश द न्यू कैलिफेट फॉर हिमसेल्फ। वो अपने आप को खुदा से भी ऊपर मानता था। आई विल बी डिस्कसिंग ऑन दैट एज वेल, ठीक है। तो एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, आर्मी के एक अंदर एक नया रोल कॉल सिस्टम आया, स्टैंडर्डाइजेशन की शुरुआत होगी, ठीक है। सोसाइटी विल बी चेंजिंग एंड वी फाइंड द वेरी फर्स्ट केस ऑफ द थियोक्रेटिक स्टेट। कल के क्लास में भी बताया था कि इस्लाम बिकेम द मेन बेसिस of the society, and the whole society was divided into two parts, that is known as the Islam and the non-Islamic society. And this is how particularly the Islamic culture started, the conversion started, jizya was levied on the society. Particularly the Turkish always carried with them the group of historians. इनके कोर्ट में बहुत सारे historians हुआ करते हैं, जैसे मैंने आपको अल बिरूनी के बारे में बताया। फिर अगर आप देखोगे तो हसन निजामी मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर मिनाज सिराज मिल जाएगा, ठीक है। ये सब बेसिकली जो भी थे, they were all the historians of the court of the दिल्ली सल्तनत, जो अपनी अपनी किताबें लिखेंगे, ठीक है। So they will be talking about the historiography, and this is how we get the clear cut picture. इनफैक्ट ये अपनी नई भाषा भी लेके आएंगे। पर्शियन वाज यूज्ड एज द कोर्ट लैंग्वेज, लेटर ऑन यहाँ से उर्दू का डेवलपमेंट हुआ। इनफैक्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली वी फाइंड द सूफी सेंट्स कमिंग टू इंडिया। तो हमको है ना ये सूफी संप्रदाय बहुत सारे मिलेंगे। जैसे चिश्ती आ गए, चिश्ती केम टू इंडिया इन द 1194-95 के आसपास, ठीक है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती केम एंड सेटल्ड इन द रीजन ऑफ अजमेर। फिर उसके बाद आपको बख्तियार काकी मिल जाएंगे, बाबा फरीद मिल जाएंगे, कितने सारे सूफी आए। एंड दिस वाज आल्सो द पीरियड वेयर वी फाइंड सम काइंड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द भक्ति मूवमेंट एज वेल, ठीक है। तो ये जो भी है पर्टिकुलरली चलेगा, तवारीख है, दिस इज तवारीख।
ये एस नहीं आता, TAW, तवारीख इज नथिंग बट द मैन्युस्क्रिप्ट वेयर द हिस्टोरिकल राइटिंग वाज टेकन, ठीक है। यस, मेजॉरिटी ऑफ द सूफी सेंट्स बिलोंग टू द शिया कम्युनिटी, सम सूफी सेंट्स वर आल्सो बिलोंगिंग टू द सुन्नी कम्युनिटी, ऐसा नहीं था बेसिकली, शिया सुन्नी दोनों थे, पर ज्यादातर शिया में थे, ठीक है। सो व्हाट वी सी एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। उर्दू लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था, इट वाज आमिर खुसरो, इफ यू आर अवेयर, बेसिकली जहां से इन्होंने हिंदुस्तानी लैंग्वेज की शुरुआत की थी, और हिंदुस्तानी से ही फिर उर्दू लैंग्वेज का जन्म होता है, ठीक है। सो वी सी पर्टिकुलरली कि बहुत सारे चेंजेस होंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल। अदर देन दैट द इकोनॉमिक इंपैक्ट टुक प्लेस। अब इकोनॉमिक इंपैक्ट में क्या होगा, मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गिव वे टू द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। व्हाई? क्योंकि जब जब पॉलिटिक्स आपका स्ट्रांग होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना ही है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट टुक प्लेस। अर्बनाइजेशन टुक प्लेस। अब अर्बनाइजेशन होता है तो प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज ऑफ द इकोनॉमी विल आल्सो डेवलप। अब सेकेंडरी एंड टर्शियरी में क्या आता है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग आता है, टर्शियरी में क्या आता है, ट्रेड एंड कॉमर्स आता है, गेटिंग माय पॉइंट। प्राइमरी में क्या आएगा, एग्रीकल्चर आ जाएगा, गेटिंग माय पॉइंट। सो वी फाइंड द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड द मल्टीपल डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्टमैन टुक प्लेस, ठीक है। तो अलग अलग टेक्निक डेवलप हुई, जैसे पेपर मेकिंग की टेक्निक आपको मिलती रहती है, ये पेपर मेकिंग की टेक्निक है। दिस इज वी फाइंड हाउ द पेपर वाज रोल्ड ऑन, उसके ऊपर फिर लिखा जाता था बाय द एक्सपर्ट पीपल, ठीक है। इंक्लूडिंग दिल्ली के अंदर फिर इतना पेपर कॉमन हो गया बाय द मिडल ऑफ 13th सेंचुरी कि आपके जो गुप्ता मिठाई भंडार वाले थे ना, अपने हलवाई साहब, ठीक है, सो दे यूज्ड टू पैक द मिठाई इन द पेपर एज वेल, ठीक है। कॉटन का डेवलपमेंट हुआ, पायरोटेक्निक से इन्होंने गन पाउडर का यूज किया। इनफैक्ट फिरोज शाह तुगलक करके आपको एक राजा पता होगा, फिरोज शाह तुगलक का नाम सुना है कि नहीं सुना आपने, ठीक है। वी फाइंड फिरोज शाह तुगलक वाज द किंग हु स्टार्टेड यूजिंग द गन पाउडर, ठीक है। उसने पायरोटेक्निक अपने क्रैकर्स के लिए, पटाखे फोड़ने के लिए किया था। ऑल दिस थिंग सिग्निफाइज कि हाउ द चेंजेस टुक प्लेस इन द इकोनॉमी। इनफैक्ट दे स्टार्टेड यूजिंग द पर्शियन व्हील्स। हमने पढ़ा था पर्शियन व्हील को अरगट्टा कहते हैं, याद आया आपको? अरगट्टा या इसी को हम लोग सकिया कहते हैं पर्टिकुलरली, दैट वाज यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ द इरिगेशन। तो यहाँ कुआं है, कुएं से बेसिकली पानी बाहर निकलता है, एंड दिस इज यूज्ड विद द हेल्प ऑफ अ बुलक और अ काऊ, इनफैक्ट, ओके। तो ये पॉइंट से हमको समझ में आता है कि काफी सारा डेवलपमेंट हुआ इकोनॉमी के अंदर। इनफैक्ट इन्होंने मेटल्स को एक अलग ही वे के अंदर लिया, सिल्वर गोल्ड के जो भी बर्तन थे इन सबको प्लेटिंग किया जाता है, सो दैट द फूड पॉइजनिंग शुड नॉट टेक प्लेस, ठीक है। अदर देन दैट ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा। देखो ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा तो मेजोरिटी केम फ्रॉम द अरेबियन रीजन। ये जितने भी लोग थे बेसिकली अरेबिया वाले रीजन से या इस्लाम को फॉलो करने वाले थे। एंड इस्लाम में इन्होंने जो भी मॉस्क बनाए, बेसिकली दे यूज्ड टू फोकस ऑन दी मक्का। ये मक्का के सेंट्रिक होते हैं, तो इनको जो भी ट्रेड रूट था दैट ऑलवेज यूज्ड टू पास वाया मक्का ओनली, ठीक है। सो वी फाइंड दैट द अरेबियन कंपास वाज यूज्ड इन द अर्लियर वे वेयर द डायरेक्शन ऑफ मक्का वाज शोन, कि भाई आपका मक्का किस साइड है, वहां से उनके रास्ते निकलते थे, ठीक है। सो बेसिकली पर्टिकुलरली द किबला वाज द टेक्निक where the mosque was built in such a way which used to face the Makkah. In fact, the Qibla was used as a part of the compass, kind of I would say unit that was used to show the directions at that time. ठीक है, तो मक्का की जो जो डायरेक्शन है वो किबला के रूप में आपको दर्शाई जाएगी। इस प्रकार का इन्होंने ट्रेड रूट्स को बनाया, मस्जिद को बनाने की शुरुआत की, मिलिट्री को डेवलप किया, एज आई टोल्ड यू पर्टिकुलरली कि एक मिलिट्री का एक अपना ही डेवलपमेंट मिलेगा। सो वी सी सो मेनी थिंग्स दैट आर टेकिंग प्लेस एट दैट टाइम। राजाओं ने इंडस्ट्रीज बनाने की शुरुआत करी। इनफैक्ट फिरोज शाह तुगलक वाज वन ऑफ द किंग्स जिसने अपने खुद के कारखाने लगाए। कारखाने समझ में आता है, दे आर नोन एज द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एट दैट टाइम दैट वर बिल्ट बाय द किंग्स। और राजा खुद इंडस्ट्रीज को मोटिवेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए काम करता था, ठीक है। अदर देन दैट वी फाइंड डेवलपमेंट ऑफ द मल्टीपल फोर्ट्स। और राजाओं ने भारत के अंदर आके फोर्ट्स बनाए, मीनार बनाए, मॉस्क बनाए, ठीक है। उन सब में नया ही प्रकार का इंजीनियरिंग किया। और जितना अर्बनाइजेशन होता है, जितना अर्बनाइजेशन होगा उतने ही कॉइन्स यूज होंगे। सो वी फाइंड मल्टीपल कॉइन्स। Other than gold coins, we find the silver and the copper coins that were used as a part of the Delhi Sultanate. Gold coins were also used, but we find limited use of the gold coins. This was the period where the third urbanization of India took place. अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। द सेकंड अर्बनाइजेशन टुक प्लेस इन द पीरियड ऑफ महाजनपद। एंड उसके बाद अगर आप देखेगा तो थर्ड अर्बनाइजेशन का जो फेज है दैट इज नोन एज द दिल्ली सल्तनत। समझे आप लोग, ठीक है। सो देयर आर मेनी हिस्टोरियंस who categorize कि how the Indian urbanization activities took place। ये पूरी की पूरी आपको टर्किश इन्वेजन की इम्पैक्ट पता होनी चाहिए। दिस वाज अ ब्रीफ इम्पैक्ट, ओके। इसको हम लोग डिटेल में करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। बट इफ दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन इन द मेंस, आपको यही पूछेगा कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द टर्किश इन्वेजन ऑन द इंडिया। तो द इन्वेजन्स कैन बी सीन फ्रॉम द फोर डायमेंशंस, दैट इज इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटी, मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कल्चरल पर्सपेक्टिव। समझे आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया की हिस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया जाता है। एंड नाउ वी विल गोइंग टू द स्लेव डायनेस्टी। अब हम लोग जहां पे भी जा रहे हैं, कहां पे जाएंगे, विल बी डिस्कसिंग ऑन द स्लेव डायनेस्टी। अब नाउ लेट अस गो टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया दोस्त, आपको क्या डेवलपमेंट होता है, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, और फर्दर चेंजेस अब कैसे होंगे। चलिए आगे चलते हैं, लेट अस प्रोसीड फर्दर एंड लेट अस ट्राई टू सी द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट डायनेस्टी दैट इज नोन एज द स्लेव डायनेस्टी। कल हम लोग खिलजी को करेंगे, टुमारो विल ट्राई टू डू द खिलजी डायनेस्टी एज वेल। कल हम लोग खिलजी के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए अब लेट अस सी, ये बेसिकली नाम बदलना रह गया है, ठीक है। चलो व्हाट एवर मे बी द केस, मेरी बैटरी खत्म हो गई। चलिए चलो कहाँ थे अपन। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस पीरियड। हमने इसको कंप्लीट कर दिया है, फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ से चालू करते हैं
लेट अस प्रोसीड फर्दर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट थिंग्स ट्रांसफर्ड। ओके, अब इसके बाद आगे क्या होगा? अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे पर्टिकुलरली हाउ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत विल टेक प्लेस। हमने दिल्ली सल्तनत के ऊपर अब चले जाते हैं एंड हाउ द स्लेव डायनेस्टी, द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ये कैसे पावर के ऊपर आई और इनके अंदर क्या डेवलपमेंट होता है इसके ऊपर देखेंगे। ठीक है, तो दिल्ली के ऊपर इसका इंपॉर्टेंस क्या हो गया था। ठीक है, क्योंकि लास्ट किंग जो था पर्टिकुलरली, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो लास्ट किंग हुआ करता था, द चौहान्स यूज्ड टू रूल फ्रॉम द दिल्ली रीजन एंड दिल्ली वाज टेक्निकली द एंट्री पॉइंट इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब कोई भी आता था तो वाया दिल्ली से होके जाना था उसको। तो उसके बाद फिर दिल्ली के अंदर किला बनाया था चौहान्स ने, तो उसी को कंटिन्यू किया गया है। ठीक है, और इट वाज इल्तुतमिश बेसिकली हु शिफ्टेड द कैपिटल टू दिल्ली। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? Sudesh, I'm not able to understand your question. Turkey came in Europe, UAE comes under Asia. How was the relation among? I'm not able to understand. ठीक है, मतलब I'm not able to understand. आप पूछना क्या, आप कहना क्या चाहते हो? ठीक है, चलो मुझे थोड़ा इजी वे में हिंदी में लिख दोगे चलेगा? ठीक है। Turkey is part of Asia and it is part of Europe as well. ठीक है, some portion lies in Asia, some portion lies in Europe, and this is one of the reasons. टर्की को अगर आप देखोगे तो जो इस्तांबुल है ना, इस्तांबुल, द सिटी ऑफ इस्तांबुल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये पूरा का पूरा दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, इस्तांबुल जो सिटी है, एंड वन पार्ट लाइज इन यूरोप एंड वन पार्ट लाइज इन इन एशिया बेसिकली। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, दिस इज द टर्की, ये आपका इस्तांबुल है बेसिकली। इसमें आधा जो है ये यूरोप वाला इस्तांबुल है और ये एशिया वाला इस्तांबुल है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो व्हाट वी सी, दिस इज द ब्लैक सी एंड दिस इज द मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पे सी ऑफ मार्मरा आता है, बीच में आता है बोसोपोरस स्ट्रेट। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द बोसोपोरस स्ट्रेट which connects the Black Sea with the Mediterranean। ठीक है, चलो, तो मेनली whatever may be the case, the Turks were one of the most powerful tribes जिन्होंने बहुत से regions में इन्होंने काम किया है। ठीक है, खैर चलिए आगे चलते हैं। Let us proceed further and let us try to understand क्या डेवलपमेंट चल रहा है। The Chinese had already built their own I would say forts at that time। ये ग्रेट वॉल तो बन गई थी, आपको पता होगा। ठीक है, तो वो एंशिएंट एज में ही बन गई थी एंड उसके बाद यहाँ तक तो उन्होंने कॉन्कर कर दिया था। दी होल ऑफ सेंट्रल एशिया वाज ऑलरेडी इस्लामाइज्ड एट दैट टाइम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लेट अस प्रोसीड फर्दर एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द दिल्ली सल्तनत। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज आती है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड पर्टिकुलरली, उसके ऊपर आता हूँ, दिल्ली के ऊपर आऊंगा, उसके ऊपर कभी बाद में बात करेंगे। चलो आगे चलते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा और डिस्कस करेंगे, बीच में एनालिसिस लेके आएंगे। चलिए, तो स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड द लोदीज, ये 5 की 5 डायनेस्टीज जो है, दे आर द 5 डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत पर्टिकुलरली। ये दिल्ली सल्तनत की एस्टेब्लिशमेंट 1206 के अंदर हुई। किसने किया? तो एज आई टोल्ड यू पर्टिकुलरली कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने करता है। अब मैंने आपको अभी तरेन के बारे में बता दिया, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट तरेन, we have discussed how Prithviraj Chauhan was killed, and later on, particularly how Qutbuddin Aibak and Bakhtiyar Khilji was made the viceroys of different region। तो बख्तियार खिलजी को उसने यहाँ पे बंगाल के अंदर भेज दिया था एंड ऐबक was given the charge of the Lahore region। ठीक है, तो कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक continued to have relations with the Ghori till the time Ghori was alive। बट जब घोरी का मृत्यु हुआ, when Ghori passed away, तो as we had discussed कि उसके घोरी के कोई बेटे नहीं थे एंड घोरी had 4 slaves particularly। One of the slave was Yalduz, as I told you। The second slave was Kobacha। The other slave was basically Bakhtiyar Khilji and the last slave particularly was आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब both of them were in India, ये दोनों के दोनों इंडिया के अंदर थे। Kobacha was given the charge of Multan and Yalduz came to the power in the Ghazni region। ये अफगानिस्तान में पावर के ऊपर आया। बेसिकली व्हेन यल्दुज केम टू पावर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके साथ कह दिया तेरा मेरा रिश्ता पुराना। ठीक है, तो उसी के बाद बेसिकली व्हाट वी सी एज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, दी कुतुबुद्दीन ऐबक विल बी प्रोक्लेमिंग इंडिपेंडेंस, और उसी के बाद से बेसिकली वी सी कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी ही एक डायनेस्टी को शुरुआत करेगा। ठीक है, तो इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक की शुरुआत होगी। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब देखते हैं एक एक करके कि ये स्लेव डायनेस्टी कैसे बनती है। अब यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर ऑल द नेम्स ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, ये खाली आपको समझाने के लिए है, बट यू शुड नो कि हाउ थिंग्स प्रॉस्पर। ठीक है, तो वन ऑफ द अर्लीस्ट किंग्स वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग जो आते हैं उनको मैं हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, खाली आपको उतने को ही पढ़ना है। ठीक है, बाकी किसी को नहीं पढ़ना है पर्टिकुलरली। नो, दे वर स्लेव्स, दे बिलोंग टू द इजिप्शियन ओरिजिन। ठीक है, ये टर्किश नहीं हुआ करते थे, ये इजिप्शियन इलबारी हुआ करते थे। अभी आता हूँ उसके ऊपर। ठीक है, कुछ कुछ इलबारी थे, कुछ कुछ अरेबियन ओरिजिन के थे, तो अलग अलग थे, गुलाम थे ना भाई साहब, तो गुलाम तो कहीं से भी उठा के लेके आओगे। ठीक है, अब स्लेवरी सिस्टम की कहानी क्या है पर्टिकुलरली, व्हाट इज द केस विद स्लेवरी, हाउ द स्लेव सिस्टम केम इनटू द पिक्चर। अब लेट मी टॉक अबाउट दैट एज वेल। ठीक है, अब देखिए, ये जो स्लेव डायनेस्टी है उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। द वर्ड स्लेव एंड डायनेस्टी डज नॉट गो हैंड इन हैंड। आपको भी पता है कि भाई किसको स्लेव कहेंगे या उसको वंश नहीं कह सकते, मतलब वो राजा नहीं बन सकता। बट यहाँ पे कहानी ये है कि द स्लेव्स पर्टिकुलरली इट्स एन ऑक्सीमोरन इटसेल्फ। द स्लेव्स वर वेरी इंपॉर्टेंट टू द किंग। इनफैक्ट मैंने आपको घोरी के बारे में बताया, घोरी ने अपने स्लेव्स को अपने बेटों से भी ज्यादा रखा। उसके पास बेटा तो था नहीं, ही डिड नॉट हैड अ सन
एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस उसके स्लेव को बहुत प्यार करता था, ठीक है। अब ये जो स्लेव्स का प्रोमिनेंट बनते हैं, तो इन द अर्ली मिडिवल एरा वेयर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ वन रीजन इज टू टेक प्लेस, जब ये इस्लामिक किंगडम्स का एक्सपेंशन होने की शुरुआत हो गई, तो द स्लेव्स वर परचेज्ड इन द मार्केट। तो आज मैं एक इंसान हूं, इफ आई एम अ पर्सन, तो मैं ये कोई अच्छा बंदा है, मुझे लग रहा है कि हट्टा कट्टा इसको मैं खरीद लूंगा फ्रॉम अदर पर्सन और कहूंगा कि तू मेरा गुलाम है, एंड देन यू नीड टू सर्व माय इंटरेस्ट, ठीक है। तो मैं उसको साथ उसको खिला पिला के फिर हलाल करने के लिए भेज देता था, एट टाइम्स उसको फाइट करने के लिए भेज देता था फॉर मी, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली यू फाइंड कि ये जितने भी स्लेव्स थे, इनका उपयोग किया जाता था बाय द किंग्स वर यूजिंग द स्लेव्स इन मल्टीपल फॉर्म्स। तो किसी को एडमिनिस्ट्रेशन में भेजा, किसी को आर्मी में भेजा, किसी को रिलीजन के लिए भेज दिया, ठीक है। बट द स्लेव्स ऑलवेज यूज्ड टू से कि हमारी जो लॉयल्टी है हमारे मालिक के पास है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस ये स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत होती है। अब देखो स्लेव डायनेस्टी का जो कंसेप्ट है ये कैसे शुरू होता है पर्टिकुलरली, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, वो बेसिकली कुतुबी डायनेस्टी से अपने आप को लिंक अप करेगा। ही विल बी सेइंग कि नो, आई बिलोंग टू द कुतुबी डायनेस्टी। फिर उसके बाद उसका जो दूसरा किंग आएगा, इल्तुतमिश, द नेक्स्ट किंग आफ्टर द कुतुबुद्दीन ऐबक, वो बेसिकली कहता है कि आई बिलोंग टू द इल्बारी डायनेस्टी, मैं इल्बारी डायनेस्टी से हूँ। और उसके बाद जो इनका तीसरा किंग आया, द बलबन करके एक राजा आता है, बलबन कहता है कि आई बिलोंग टू द सेकंड इल्बारी डायनेस्टी। अब ऐसा क्यों हुआ? व्हाई दिस किंग्स आर सेइंग कि मैं ये डायनेस्टी से बिलोंग करता हूँ, फलानी डायनेस्टी से बिलोंग करता हूँ? उसके पीछे की आपकी अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है, उसके अंदर हम लोग थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का थोड़ा बहुत हिस्ट्री समझते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। एज आई टोल्ड यू, कुतुबुद्दीन ऐबक बेसिकली बिलोंग्ड टू द सेंट्रल एशियन रीजन। कहा जाता है कि ये सेंट्रल एशिया या कहीं ना कहीं ये क्या कहते हैं अपना इजिप्ट वाले रीजन से बिलोंग करता था, ठीक है। एंड इट इज सेड दैट उसको ना पर्शिया के कोई काजी ने खरीदा था। ही वाज बेसिकली सोल्ड बाय द काजी ऑफ पर्शिया, जहां पे उसको ट्रेनिंग वेनिंग दिखाई गई। एंड लेटर ऑन ही वाज सोल्ड टू घोरी। तो घोरी को कोई बेटा नहीं था, एंड घोरी को कोई बेटा नहीं था, तो बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक को अच्छी कंडीशंस में उसको रखा गया। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस, इनिशियली जब घोरी इंडिया के ऊपर कन्क्वेस्ट करता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के गया, ठीक है। 1206 तक कुतुबुद्दीन ऐबक एंड गोरी had good relations because कुतुबुद्दीन ऐबक used to consider गोरी as the boss. But when Yildiz came to power, Yildiz was one of the slaves. कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को बेसिकली इंडिपेंडेंट कर दिया, एंड देन ही established his own dynasty that is known as the slave dynasty. समझे आप लोग, ठीक है। तो इनको मामलुक भी कहते हैं। मामलुक क्यों कहा जाता है याद रखेगा। Why they are called as the Mamluk? Mamluk is an Arabian word, उसका मतलब होता है slave. The word Mamluk basically is a word in Arabic that is known as slave only. तो इनको मामलुक सुल्तान भी कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक इज आल्सो नोन एज मामलुक, क्योंकि इसका मतलब ही बेसिकली स्लेव होगा। व्हाट एवर मे बी द केस, बट वी सी दैट इसने गोरी के साथ ठीक संबंध किए, बट उसके बाद गोरी के बाद अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देता है। अब देखो क्या करता है ये एज अ किंग, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। तो व्हाट वी सी, जब कुतुबुद्दीन ऐबक पावर के ऊपर आया, व्हेन ही केम टू पावर, ही रियलाइज दैट आई एम सपोज टू एस्टैब्लिश माय ओन किंगडम। अब आप समझने की कोशिश करो, याल्डूज हु यूज्ड टू रूल इन द गजनी रीजन, याल्डूज प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द ट्रू सक्सेसर ऑफ गोरी। समझ में आ रहा है? याल्डूज कहता है कि मैं गोरी का सच्चा वंशज हूँ, एंड जितने भी हमारे गवर्नर है दे नीड टू एक्सेप्ट माय अथॉरिटी। कुतुबुद्दीन ऐबक हु वाज रूलिंग फ्रॉम द लाहौर रीजन, कुतुबुद्दीन ऐबक हु वाज रूलिंग फ्रॉम द लाहौर रीजन, उसने कह दिया कि चल भाई, चल चल, पहली फुर्सत से यहाँ से निकल, ठीक है। आई विल नॉट एक्सेप्ट यू एज द किंग बिकॉज पर्टिकुलरली मैं अब इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, ठीक है। सो व्हाट वी सी एज अ पार्ट ऑफ द कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले गेम कर दी वही यल्दूज के साथ। क्या गेम कर दी बेसिकली? ही बेसिकली ट्राइड टू सप्रेस द अथॉरिटी ऑफ यल्दूज, और यल्दूज के साथ फाइट करके बेसिकली उसको ना हरा दिया। उसके बाद उसने क्या किया, द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज द मुल्तान। मुल्तान से कौन रूल करता था? तो एज आई टोल्ड यू, द कुबचा हु वाज द अदर स्लेव ऑफ घोरी, बेसिकली वो वहां से मुल्तान से रूल करता था। एंड इट इज सेड दैट वो उसके साथ भी फाइट करेगा, और उसने कुबचा को भी खत्म कर दिया, ठीक है। सो वी सी पर्टिकुलरली टू मोस्ट इंपॉर्टेंट अथॉरिटी ऑफ द गुरिद डायनेस्टी वर डिफीटेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। तो वो जैसे ही पावर के ऊपर आया, भाई साहब 4 साल ही रहा है, ही स्टेड इन पावर फॉर 4 years ओनली, बट ही बेसिकली ट्राइड टू एस्टैब्लिश अ वेरी गुड कंसोलिडेशन, ठीक है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का ध्यान गया कहां पे गया, तो ही रियलाइज कि कन्नौज के अंदर जो गढ़वाल डायनेस्टी है, द गढ़वाल डायनेस्टी इज ट्राइंग टू रिवाइव देमसेल्व्स। समझे आप लोग? अब देखो गढ़वाल में लास्ट किंग कौन था? जयचंद। जयचंद का बेटा हुआ करता था हरिश्चंद्र। समझ में आया आपको? हरिश्चंद्र वाज द सन ऑफ जयचंद, एंड ही विल ट्राई टू रिवाइव देमसेल्व्स। वो फिर से बोलेगा कि मैं इंडिपेंडेंट हो रहा हूँ, तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसके साथ भी फाइट करेगा। एंड ही सेज दैट he will be defeating the Harishchand once again in this battle of Kannauj, और उनको खत्म कर दिया। So because he defeated all these kings of the Rajput kings of North India and particularly the Ghurid kingdoms, तो उसको एक stability मिल गई। Getting my point? And this is how particularly the political history of Qutbuddin Aibak can be understood by basically changing the political narrative and alternative in India. In fact उसके बाद उसने अपने आप को टाइटल दिया सुल्तान का, और लाहौर से रूल करने की शुरुआत करता है। Getting my point? So this is how Qutbuddin Aibak established his political marksmanship over India. इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी शुरुआत करेगा। अब ऐबक ने शुरुआत कर दी, कंटिन्यूएशन चलता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो काफी सूफीज्म के प्रचार में आया था, और उसमें से बेसिकली एक सूफी संत हुआ करते थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अब इनफैक्ट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वाज द फॉलोअर ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती हुआ करते थे ना, अगर आपको पता होगा। चिश्ती यूज्ड टू स्टे इन अजमेर, एंड इट इज सेड दैट कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये काकी को दिल्ली में बुलाया, बोले आओ कभी हवेली पर। एंड दिस इज हाउ पर्टिकुलरली वी सी कि वो सूफियों की तरफ भी चला जाता है। इनफैक्ट इंडिया में वन ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड्स में जब जजिया लागू किया जाता है,
दैट वाज द पीरियड ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक ओनली। इट वाज इम्पोज्ड ऑन द रेसिडेंट्स ऑफ दिल्ली। उनको कहा जाता है पर्टिकुलरली कि यू आर सपोज्ड टू पे अप द टैक्सेस टू द किंग। एंड इनिशियली वी फाइंड पर्टिकुलरली कि ये जो जजिया होता है इससे बेसिकली इनको पैसा ज्यादा आया। सो व्हेन ही गॉट मोर मनी फ्रॉम द टैक्सेस, तो वो बहुत सारे पैसे डोनेट भी करता था। इसके लिए वो अपने आप को लखदाता भी कहता है। लखदाता या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाख बख्श भी कहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली लखदाता, लख लाख का मतलब समझ में आता है, लाख का मतलब है पैसा। सो यूज्ड टू डोनेट मनी इन मल्टीपल अमाउंट्स, इसके लिए लाख बख्श के रूप में भी पहचाना जाता है, ठीक है। सो वी सी पर्टिकुलरली कुतुबुद्दीन ऐबक को अलग अलग नाम से आपको मिलेगा। इनफैक्ट ही स्टार्टेड डूइंग द आर्किटेक्चर इन इंडिया। देखो आर्किटेक्चर में क्या था, इनको सबसे ज्यादा जरूरत थी एक ही चीज का, पर्टिकुलरली दैट वाज द मॉस्क। अब इनिशियली पावर के ऊपर आए थे, मस्जिद थे नहीं, तो मॉस्क कैसे बनाएंगे, तो दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग the old temples and the old monuments of India which were ruled by the Rajput kings, उसको मस्जिद के अंदर कन्वर्ट करवा दिया। जैसे अगर आप देखोगे कुबतुल इस्लाम मॉस्क दैट वाज बेस्ड इन दिल्ली, जो मेहरौली के अंदर बनाता है कुतुब मीनार वाले प्रीमाइसेस में, वो बेसिकली जैन टेंपल से बनती है। कुतुब मीनार का फाउंडेशन भी इसी दौरान रखा गया था। इनफैक्ट अजमेर के अंदर है 2.5 दिन का झोपड़ा, that was also a kind of a Sanskrit पाठशाला और सरस्वती मंदिर which was used by the Vedic experts at that time in the Rajput dynasties, उसको भी ये कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से आर्किटेक्चर की शुरुआत की। एंड वी फाइंड पर्टिकुलरली टू ऑफ द स्कॉलर्स स्टेइंग इन स्कॉट। वन ऑफ देम वाज हसन निजामी, जिसने ताजुल मसीर करके किताब लिखी है, और दूसरा था फकीरुद्दीन, जिसने तारीख मुबारक शाही करके किताब लिखी है, ठीक है। तो इसने बहुत सारा पैसा डोनेट किया था, इसके लिए इसको लाख बख्श कहते हैं। और इसी के कारण हम लोग कहते हैं दिल दरिया बाकी सब समंदर था, हमारा ही पैसा था और किसी और को डोनेट कर रहा था। बट दिस इज हाउ पर्टिकुलरली कुतुबुद्दीन ऐबक की शुरुआत होगी। भाई साहब को लॉन्ग रूल करना था, उसको भी ऐसा टारगेट था कि अपने लंबे चलेंगे, पर एक दिन घोड़े के ऊपर से गिर गए एंड व्हाइल प्लेइंग पोलो ही पास्ड अवे बेसिकली। तो आप समझिएगा, ठीक है, तो घोड़े के ऊपर से ऐसे गिरोगे तो भाई साहब मौत आ जाएगी आपकी, ठीक है। सो वी सी पर्टिकुलरली ही वाज प्लेइंग पोलो एंड देन ही फेल अवे फ्रॉम द हॉर्स। तो उसके बाद उसका मृत्यु हो जाता है। दिस इज द 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा was the monument that was built by Aibak during the period of Aibak only. This is the Qutub Minar, एंड कुतुब मीनार को दो राजाओं ने बनाया है, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश। और उसके बाद ऊपर का जो फ्लोर है वो फिरोज शाह तुगलक बनाएगा, ठीक है। तो अभी आऊंगा इसके ऊपर, थोड़ी देर के बाद बात करेंगे पर्टिकुलरली। बट यू शुड नो पर्टिकुलरली, एंड द मॉस्क इज कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क वाज द फर्स्ट मॉस्क दैट वाज बिल्ट आउट ऑफ अ जैन टेंपल बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो उसके उसके बाद ये पूरी की पूरी डायमेंशन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक की स्टोरी थी। दिस वाज द स्टोरी ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। नाउ लेट अस ट्राई टू प्रोसीड फर्दर एंड अंडरस्टैंड कि उसके बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक गुजर गया, उसके बाद उसका बेटा आया आरम शाह। अब देखो आरम शाह was very notorious, मतलब notorious इतना था कि बात मत करो। काइंड ऑफ ही was very much drunk in power, ठीक है। तो he could not rule in a very good way। और इसी के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक का जो जमाई हुआ करता था इल्तुतमिश, who was basically the governor of Badaयूं at that time, sorry my bad, ये बदायूं है पर्टिकुलरली, कारा नहीं है। तो he was the governor of Badaयूं at that time particularly। उसको इनवाइट किया जाता है एंड वी सी पर्टिकुलरली कि उसी के बाद से इल्तुतमिश पावर के ऊपर आई देयर 1211, ठीक है। तो पहली जो डायनेस्टी है जो मैंने आपको समझाया, तो डायनेस्टी की खासियत के अंदर आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आरम शाह आया तो सही, पर उसको उठा दिया जाता है। इट इज सेड दैट ही वाज टॉपल्ड फ्रॉम द पावर एंड इल्तुतमिश बिकेम द मोस्ट इंपोर्टेंट किंग। इनफैक्ट इल्तुतमिश इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। याद रखेगा, इसको दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसको भी थोड़ी देर के बाद समझाते हैं, ठीक है। नहीं, वो 4 साल तक पावर में था, तो ही कुड नॉट फाइट डायरेक्टली अगेंस्ट द किंग। उस टाइम पे पॉलिटिकली उसने ज्यादा कुछ नहीं किया था, ठीक है, एक्सेप्ट फाइटिंग अगेंस्ट हिज ओन आई वुड से फैमिली मेंबर्स, ठीक है। तो उसके साथ उनकी लड़ाई चलती रहती थी, खैर। अब लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश की तरफ चलते हैं। इल्तुतमिश कौन हुआ करता था, ठीक है। इल्तुतमिश की भी कहानी यही है, बेसिकली ही वाज द स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ करता था, ठीक है। एंड इट इज सेड दैट उसका जमाई भी हुआ करता था, ही वाज आल्सो द सन इन लॉ, ठीक है। तो उसने अपनी बेटी का ब्याह भी कराया था। तो आप समझने की कोशिश करो कि कोई आदमी अपने गुलाम से अपनी अपनी डॉटर की शादी कराता है, तो उसको गुलाम कितना प्यारा होगा, ठीक है। उसको इतना ट्रस्ट होगा अपने गुलाम के ऊपर, ठीक है। सो वी सी पर्टिकुलरली कि इल्तुतमिश जब पावर के ऊपर आया, व्हेन इल्तुतमिश केम टू पावर, तो उसकी कहानी ये है कि उसको खरीदा जाता है बाय कुतुबुद्दीन ऐबक हिमसेल्फ इनिशियली, एंड लेटर ऑन फिर उसकी डॉटर के साथ शादी करा दी। अब शादी कराई, उसके बाद इट इज सेड दैट ही वाज सेंट टू बदायूं। बदायूं के अंदर भेजा जाता है। बदायूं बेसिकली इज अ प्लेस इन यूपी। आर्टिकल 15 जो है वो यहाँ से तो बना है भाई साहब, ठीक है। आर्टिकल 15 का पूरा जो मूवी है वो बदायूं से तो बना है, ठीक है। सो व्हाट वी सी एज अ पार्ट ऑफ जो कहानी है वो आपको यहाँ से मिलेगी। और कुतुबुद्दीन ऐबक को बुलाया जाता है, ये क्या, इल्तुतमिश को बुलाया जाता है। देखिए, इल्तुतमिश आया एंड इल्तुतमिश विल बी टॉपलिंग आरम शाह। आरम शाह को टॉपल करने के बाद उसने दिल्ली के अंदर अपनी गद्दी बनाई। ही रूल्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 26 इयर्स। इनफैक्ट दिस वाज द पीरियड एट दैट टाइम जहां पे 26 साल तक रूल करना काफी लंबा होगा। ये जीतल इज नोन एज कॉपर कॉइंस। ये कॉपर के कॉइंस हुआ करते थे, और ये कॉपर के कॉइंस से बेसिकली उसको खरीदता है, खैर। सो व्हाट वी सी एज अ पार्ट ऑफ द इल्तुतमिश हिस्ट्री, ये इल्तुतमिश पावर के ऊपर आया एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन ही इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। उसको क्या कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर कहते हैं। व्हाई ही इज नोन एज रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो उसका कंट्रीब्यूशन ऐसा तो क्या है भाई साहब, अब एक एक करके उसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि उसने क्या किया।
तो उसने सबसे पहले किया द कैपिटल शिफ्टिंग फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली एंड दिल्ली बिकेम द फोकल पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ द मिडिवल इंडिया। उसके बाद जो भी होगा वो दिल्ली से होगा। उसके बाद थोड़े टाइम तक आगरा के अंदर शिफ्ट हो जाता है इन द पीरियड ऑफ दी आई वुड से द लोधी सुल्तान। और उसके बाद फिर शाहजहां फिर से दिल्ली के अंदर लेके जाएगा। खैर, सो व्हाट वी सी एज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, हम लोग हिस्ट्री के रूप में समझते हैं कि इल्तुतमिश को क्यों रियल फाउंडर कहते हैं। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाई इल्तुतमिश इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब उसके ऊपर चले जाते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई इज नोन दैट। ओके, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ही विल बी एक्टिंग वेरी स्मार्ट। इनिशियली जब वो पावर के ऊपर आया ना, व्हेन ही केम टू पावर, तो यहाँ पे गजनी के ऊपर कौन बैठा था, याल्डूज, याद आया आपको। याल्डूज ने अपना एक लेटर भेजा, ही सेंट अ छतरी, और छतरी बेसिकली दैट वाज द कैनोपी जहां पे राजा का नाम लिखा जाता था। यहाँ पे ना याल्डूज इस प्रकार से लिख दिया जाता था, एंड देन यू नीड टू एक्सेप्ट दिस छतरी व्हिच इज गिवन बाय द किंग। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने ये छतरी को स्वीकारा कि कोई बात नहीं, आई एम एक्सेप्टिंग द छतरी, आई एम लिविंग अंडर यू, आप मेरे भाई साहब हो, ठीक है, आप जहां बना तुसी ग्रेट हो। ठीक है, सो वी सी दैट इल्तुतमिश इनिशियली एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ याल्डूज। उसके बाद इल्तुतमिश ने ना 4 साल तक पावर कंट्रोल किया, ही कंट्रोल द पावर, और उसके बाद फिर याल्डूज की पढ़ाई कर दी। ठीक है, याल्डूज रियलाइज कि इल्तुतमिश उसकी सुनाई नहीं कर रहा है, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन याल्डूज वर लेटर ऑन डिफीटेड बाय इल्तुतमिश इन द बैटल ऑफ तरेन। सो दिस इज नोन एज द थर्ड बैटल ऑफ तरेन। पहली दो तो आपकी पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में हुई, तीसरी जो होती है वो इल्तुतमिश और यल्डूज के बीच में होती है, क्योंकि इल्तुतमिश वांटेड टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द अफगानिस्तान रीजन, बट यल्डूज कहता था कि नो, आई एम द ट्रू डिसेंडेंट ऑफ गोरी, मैं आपको कंट्रोल करूंगा, आपको मानना पड़ेगा मेरी सब बात, एंड इसी के कारण उसने उसको किया। ठीक है, अदर देन दैट उसने कुब्जा की पिटाई कर दी। कुब्जा मैंने आपको बता दिया, यूज्ड टू रूल फ्रॉम द पंजाब एंड द मुल्तान रीजन, उसकी भी पिटाई करता है। इल्तुतमिश को याद रखा जाता है फॉर हिज मास्टर स्ट्रोक अगेंस्ट चंगेज खान। अब देखो चंगेज की कहानी क्या है। इफ यू आर अवेयर अबाउट द ख्वारिज़्म एम्पायर, एज आई टोल्ड यू, द ख्वारिज़्म एम्पायर पर्टिकुलरली यूज्ड टू रूल फ्रॉम सेंट्रल एशिया। याद आया, अभी आपको हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि द गुरीज के ऊपर ही हुआ करते थे, एंड इट इज सेड कि वहां का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगरबानी। ठीक है, सो इट इज सेड दैट जलालुद्दीन ऑफ द ख्वारिज़्म एम्पायर वाज रनिंग अवे फ्रॉम चंगेज खान। अब क्यों था, तो चंगेज खान उस टाइम पे बेसिकली पूरे सेंट्रल एशिया से निकला था, एंड ही वांटेड टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड, एंड द मंगोल्स पर्टिकुलरली, इनकी तो कहानी अलग चलती थी। ये पहले स्लॉटर करते थे और उसके बाद जला देते थे। ठीक है, सो दे यूज्ड टू किल एवरीवन और उसके बाद जला देते थे, तो दे यूज्ड टू कंप्लीटली एनिहिलेट द एनिमीज। ठीक है, तो इट इज सेड दैट जलालुद्दीन को उस टाइम पे पता चला कि चंगेज उसके पीछे आ गया है, एंड जलालुद्दीन रियलाइज कि चंगेज उसके पीछे है, तो आई नीड टू हैव अ सेफ प्लेस वेयर आई कैन सर्वाइव। तो जलालुद्दीन ने बेसिकली क्या किया कि इल्तुतमिश को एक एम्बेसडर भेजा। जलालुद्दीन सेंट एन एम्बेसडर टू इल्तुतमिश, बोले जहां पना तुसी ग्रेट हो, प्लीज गिव मी पॉलिटिकल रेफ्यूजी। तो इल्तुतमिश रियलाइज कि अगर जलालुद्दीन की मदद करूंगा, इफ आई हेल्प जलालुद्दीन, तो मेरा घर भी जल जाएगा। समझे आप लोग। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस इल्तुतमिश डिसाइडेड दैट आई विल नॉट बी हेल्पफुल, आई विल नॉट बी हेल्पिंग दिस जलालुद्दीन, लेट हिम गेट किल्ड बाय चंगेज खान। वो चंगेज देखेगा और वो देखेगा, मेरे को चंगेज नहीं चाहिए घर के अंदर, बिकॉज़ द चंगेज दे वर क्वाइट स्ट्रांग, एंड ये लोग जब आके जला के चले जाते थे, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी सी दैट इल्तुतमिश वाज अ मास्टर डिप्लोमेट, बिकॉज़ ही रियलाइज कि अगर उसने गलती से भी पॉलिटिकल असाइलम दे दिया, इफ यू गिव एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल असाइलम तो जलालुद्दीन, दिस विल इनवाइट चंगेज खान टू इंडिया। ठीक है, तो चंगेज ने तो प्लान कर दिया था मैं इंडिया आऊंगा, पर इल्तुतमिश ने उसको लॉकडाउन की हालत बता के उसके बाद उसको भगा दिया जाता है। खैर, सो वट एवर बी द केस, वी फाइंड पर्टिकुलरली कि जो जो चंगेज की कहानी है उसको इनडायरेक्टली स्टॉप करता है। इनफैक्ट वी सी इल्तुतमिश बंगाल और बिहार को भी अपने कंट्रोल में लाएगा। इनफैक्ट इल्तुतमिश विल बी कंट्रोलिंग द रीजन्स ऑफ रणथंबोर, बयाना, ग्वालियर, जो सेंट्रल इंडिया का रीजन है, और वो गुजरात तक आता है। इनफैक्ट इट इज सेड दैट जब गुजरात में वो वापस आएगा तो भीमदेव टू ने इसकी भी पिटाई की थी। तो भीमदेव टू ने किसी को नहीं छोड़ा है। मतलब भीमदेव टू, अगर आप समझने की कोशिश करो कि उन्होंने घोरी की पिटाई की, इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक की पिटाई की, ऐबक के बाद बेसिकली अगर आप देखोगे तो इल्तुतमिश की भी पिटाई करते हैं। ठीक है, सो वी सी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रंटियर्स दैट वर लाइंग इन गुजरात एट दैट टाइम। इस प्रकार की आपको कहानी मिलती रहेगी, बट इल्तुतमिश ने पॉलिटिकली अपना एक बहुत बड़ा लैंडमार्क छोड़ा है। इसी के कारण हम लोग उसको पॉलिटिकली एक एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट किंग्स कहते हैं। ये जो पूरा का पूरा एम्पायर एक्सपांशन जो किया था इस दौरान, ये सब का सब इल्तुतमिश के दौरान ही होता है। दिस वाज द एक्सपांशन व्हिच वाज डन इन द पीरियड ऑफ इल्तुतमिश, एंड दिस क्रिएटेड वन ऑफ द बेसिस फॉर द दिल्ली सुल्तान्स। ठीक है, तो पहला आपको इल्तुतमिश का पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव समझ में आ गया दोस्त। यू गॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ हाउ द पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इल्तुतमिश इज गुड। अदर देन दैट, इल्तुतमिश और क्या करता है, ठीक है, बहुत ही स्मार्ट मूव करता है। ठीक है, उसने क्या किया कि उसने जब दिल्ली के ऊपर सुल्तान के रूप में हासिल किया ना अपना हुद्दा, व्हेन ही एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज द पावर ऑफ दिल्ली, ही रियलाइज कि मैं अकेला इंडिपेंडेंट नहीं रह पाऊंगा। ठीक है, सो उसने क्या किया, द खलीफ वाज टू सिट इन बगदाद। याद आया आपको। ठीक है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, द अब्बासिड खलीफेट दैट वाज लाइंग इन बगदाद। ठीक है, उनके नाम का एक लेटर लेके आया। उसने कहा कि आई एम नॉट रूलिंग ओवर दिल्ली, आई एम रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ द खलीफ ऑफ बगदाद। बगदाद का जो खलीफा है, ये खलीफा ने मुझे लेटर लिख के दिया है, बेटा इल्तुतमिश तुम मेरी जगह यहाँ पे रूल करो। अब इससे क्या होगा, व्हाट वाज द मूव ऑफ द किंग। ठीक है, इससे जितने भी रिलीजियस स्कॉलर्स हुआ करते थे, जिनको इल्तुतमिश से जलन होती थी, उनकी बोलती बंद कर दी जाती है। ठीक है, सो वी कंसीडर दैट
ही गेन सम काइंड ऑफ डिफेक्टो लेजिटिमेसी, और जो खलीफा का लेटर लेके आता है उसके कारण इल्तुतमिश बिकम वेरी स्ट्रांग, वो उसके बाद और स्ट्रांग हो जाएगा बिकॉज़ हिज रूल वाज वैलिडेटेड बाय द खलीफा, तो उसके ऊपर और कोई इस्लामिक अटैक नहीं होगा, ठीक है। सो वी सी दैट ही गॉट अ लेटर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मंसूर, इसको मंसूर कहते हैं, खुतबा भी कहता है। खुतबा वाज द रिलीजियस ऑर्डर दैट वाज प्रोक्लेम्ड बाय इल्तुतमिश ऑन बिहाफ ऑफ द खलीफा, और इस तरह से बेसिकली इल्तुतमिश ने दिल्ली के ऊपर अपने आप को सेटल कर दिया, ठीक है। अब इल्तुतमिश को डर नहीं था, ही डिड नॉट रियलाइज, उसको एक चीज क्लियर हो गई थी कि मेरे ऊपर डायरेक्ट अटैक होने की शक्यता कम है, ठीक है। उसके बाद भी इल्तुतमिश ने क्या किया, दिस वाज वेरी स्मार्ट, ओके, ही वाज वेरी स्मार्ट मूव, ठीक है। उसने ना अपने ऑफिशियल्स को इकट्ठा किया, उसमें से 40 लॉयल्स को पकड़ा। ही रियलाइज्ड दैट आई शुड क्रिएट सम काइंड ऑफ किचन कैबिनेट इन माय एडमिनिस्ट्रेशन एंड आई शुड गिव देम इंपॉर्टेंट पोजीशन। तो ये 40 के 40 लॉयल ऑफिशियल्स को इसने इकट्ठा किया एंड ही प्लेस देम इन इंपॉर्टेंट पोजीशंस, और इनको चहलगानी कहा जाता है, समझे आप लोग, ठीक है। सो वी सी दैट इल्तुतमिश स्टार्टेड डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द नंबर ऑफ ऑफिशियल्स, और कुछ कुछ ऑफिशियल्स को उसने अपने पास में रख दिया। अब देखो इससे क्या इंपॉर्टेंस था, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट। Iltutmish did this kind of classification of the loyals. This created the basis of a good loyalty. और उसको जितनी भी लॉयल्टी मिली उसके कारण इनका एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मिलेगा। इनफैक्ट इल्तुतमिश ने ये बहुत सारे नोबल्स हुआ करते थे, उसके जो उलेमा हुआ करते थे, जितने भी ऑफिशियल्स हुआ करते थे, इनको लैंड ग्रांट देने की शुरुआत की इन द फॉर्म ऑफ इक्ता। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। सो व्हाट ही डिड, उसने पूरा का पूरा जो अपना एम्पायर था, द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू इक्ता सिस्टम, द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू इक्ता सिस्टम, एंड दिस इक्ता वाज डिवाइडेड एंड इट वाज गिवन टू मल्टीपल ऑफिशियल्स, और इसका जो बॉस हुआ करता था उसको इक्तादार कहा जाता था। समझ में आया आपको, ठीक है। से फॉर एग्जांपल इल्तुतमिश है, बेसिकली इल्तुतमिश है, इफ यू सी, हम लोग समझते हैं कि ये इल्तुतमिश है, बेसिकली दिस गाय इज इल्तुतमिश, एंड ये इल्तुतमिश ने बेसिकली एक इक्ता दिया है, दिस इज गिवन टू इक्तेदार। और इल्तुतमिश ने कहा है कि बेटा पंजाब का इक्तेदार तुम्हें बना दिया जाता है, तो इल्तुतमिश इज टू रूल फ्रॉम दिल्ली। ये जो पंजाब वाला रीजन है, सॉरी ये वाला पंजाब वाला जो रीजन है, यहाँ पे एक और इक्तेदार को बना दिया गया, एंड दिस इक्तेदार विल बी गिवन द अथॉरिटी ओवर दिस रीजन, ठीक है। तो इस तरह से लैंड ग्रांट्स की शुरुआत की, और ये जो इक्का सिस्टम थे उसके कारण क्या होगा कि उसको लॉयल्टी भी मिलेगी, यूज्ड टू गेट द रेवेन्यू एज वेल। द इक्तादार वाज गिवन द अथॉरिटी टू कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर ओवर द रीजन, और थोड़ा बहुत जो पैसा है वो बेसिकली राजा को देना है, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये 40 के 40 नोबल्स थे, वहां से 40 का सिस्टम लाया, कुछ कुछ नोबल्स को इक्ता दिया, कुछ कुछ बाहर के लोगों को भी इक्ता दिया, और 40 चोरों का शासन चलना शुरू किया, समझे आप लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग अली बाबा और 40 चोर कहते हैं, पर्टिकुलरली सारी भाषा के अंदर। वाई, बेसिकली क्योंकि इल्तुतमिश वाज द किंग जिसने एक पूरी की पूरी नई एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्रिएट किया, एंड वी फाइंड द पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ द किंग उसने थोड़ी कमजोर की, ही ट्राइड टू वीकन द अथॉरिटी ऑफ द किंग, बट ही रियलाइज कि अगर ये नहीं करूंगा तो समवन विल किल मी, समवन विल ट्राई टू टॉपल मी, इससे अच्छा पावर को डिसेंट्रलाइज कर दो, गेटिंग अ पॉइंट। सो ही डिसेंट्रलाइज द पावर, और इस तरह से उसने डिसेंट्रलाइजेशन को थोड़ा किया, पूरा नहीं किया था। उसके बाद बलबन उसको आके खत्म कर देगा, ठीक है। बलबन विल ट्राई टू क्रिएट वन मोर सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, उसको कल करेंगे हम लोग बलबन को, ठीक है। तो इस तरह से इल्तुतमिश का एक स्टोरी आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। इल्तुतमिश ने पॉलिटिकली एक नया ही डेवलपमेंट किया, कल्चर के अंदर काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा। इनफैक्ट वी सी कि उसने टॉम बिल्डिंग करने की शुरुआत की, उसने मकबरे बनाए, खुद का भी मकबरा बनाता है, कुतुब मीनार को कंप्लीट किया, एज आई टोल्ड यू। कुतुब मीनार वाज इनिशियली स्टार्टेड बाय दी कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसको कंटिन्यू करने वाला काम जो है वो इल्तुतमिश ही करेगा। उसके उसने बेसिकली दिल्ली के अंदर अपने वो बनाए, पर्टिकुलरली जिसे हम लोग कहते हैं वाटर बॉडीज, जिसे हौज कहा जाता है। हौज बेसिकली अगर आप देखोगे, हौज वाज काइंड ऑफ द वाटर बॉडी दैट वाज क्रिएटेड बाय द किंग। आज की तारीख में भी अगर आप देखो दिल्ली के अंदर आपको हौज खास मिल जाता है, ठीक है। हौज हौज खास जहाँ पे पार्टी एनिमल सब बैठते हैं ना सब लोग, ठीक है, तो गुटर गुकर सब चले जाते हैं, खैर। सो व्हाट वी सी एज अ पार्ट ऑफ द इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने एक वाटर बॉडी बनाया, हौज सुल्तानी इन दिल्ली ओनली, एंड इस तरह से उसने स्कॉलर्स को पेट्रोनाइज किया, एंड एक रिलीजियस अथॉरिटी को आगे बढ़ाया। अब देखो ये 40 जो भी थे, दिस ऑल 40 वर द उलेमास, एंड बिकॉज़ दे वर उलेमास, दे वर काइंड ऑफ वेरी फंडामेंटलिस्ट, दे वर काइंड ऑफ वेरी रिजिड, आई वुड से, किंग्स, द एडवाइजर टू द किंग, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस उसने फिर जो भी नॉन मुस्लिम्स थे उनको डिस्ट्रक्ट करना शुरू किया। सो वी सी पर्टिकुलरली कि उसने बहुत सारे टेंपल्स को डिस्ट्रॉय किया है, इंक्लूडिंग जो भी शिया कम्युनिटी के लोग थे उनको भी डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि ये 40 में जितने भी लोग थे ये सब कौन थे, बेसिकली दे वर ऑल द सुन्नीस, एंड दे यूज्ड टू कंसीडर देमसेल्व्स एज द प्योरेस्ट, एंड इसके कारण इनको भी डिस्ट्रॉय किया। इनफैक्ट जहां-जहां पे हिंदू मेजॉरिटी हुआ करती थी, वहां पे इल्तुतमिश ने लोगों को माइग्रेट कराया कि आप जाके रहो और आपकी डेमोग्राफी बदलो वहां के वो रीजन की, बाकी मैं सब कुछ देख लूंगा, ठीक है। सो वी सी पर्टिकुलरली द मोटिव ऑफ द इस्लामिक रूल कंटिन्यूड इन द पीरियड ऑफ इल्तुतमिश एज वेल। इनफैक्ट इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम किया, उससे उसकी रेवेन्यू में एक थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। इनफैक्ट ही वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट किंग जिसने कॉइन्स इशू करने शुरू किए। अब देखो 2 कॉइन्स इशू करता था, उसने कॉपर के कॉइन्स इशू भी किए, सिल्वर के कॉइन्स भी इशू किए। कॉपर कॉइन्स वर नोन एज जितल एंड द सिल्वर कॉइन्स वर नोन एज टंका, समझे आप लोग, ठीक है। टंका वाज द सिल्वर कॉइन्स दैट वर बेसिकली इशूड बाय द इल्तुतमिश एडमिनिस्ट्रेशन, और ये टंका को देने के बाद बेसिकली उसने एक नया ही प्रकार का, मैं कहूंगा कि अर्बनाइजेशन को पुश करने की कोशिश की है, ठीक है। सो वी फाइंड जितल एंड द टंका व्हिच वाज स्टैंडर्डाइज्ड इन द पीरियड ऑफ इल्तुतमिश, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस इल्तुतमिश कंट्रीब्यूटेड इन द सोशल, he contributed in the architecture, he contributed in the economy, he contributed in the political and also the expansion। ये सब परिस्थितियों के कारण
बहुत सारे लोग कहते हैं कि इल्तुतमिश इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आपको क्वेश्चन पूछता है, दे आस्क यू द क्वेश्चन व्हाई इल्तुतमिश इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, इतने पॉइंट्स आपके कवर होने चाहिए। एंड दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम द मेंस एंड इवन फ्रॉम द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव एज वेल। समझे आप लोग? ठीक है, तो हमने प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग बोथ द थिंग्स। प्रीलिम्स में आपको यहाँ से फैक्ट आएगा प्लस कंसेप्ट का क्वेश्चन आता है, मेंस में तो एक ही क्वेश्चन आएगा कि व्हाई इल्तुतमिश इज नोन एज रियल फाउंडर, और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, सो एटलीस्ट यू शुड नो पर्टिकुलरली एंड हाउ स्ट्रेटेजिकली इल्तुतमिश प्लेड to defeat or to repel the Mongol invasion, and simultaneously how basically he secured the khutbah from the Caliph of Abbasid Empire. In fact, ठीक है, उस टाइम पे अब्बासिड एम्पायर अपने डिक्लाइन में था। दिस वाज द पीरियड वेयर द अब्बासिड एम्पायर वाज इन द डिक्लाइन। उसके बावजूद भी इल्तुतमिश वहां का लेटर लेके आ गया। क्यों? कि ही वांटेड टू गेन लेजिटिमेसी, कि देखो मैं खुद शासन नहीं कर रहा हूं, आई बीन अपॉइंटेड बाय द खलीफा, खलीफा जो कहता है वो मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो ही वाज वेरी शाना। ठीक है, एड़ा बन के पेड़ा खाने की कोशिश कर रहा था, बट ही वाज, दिस इज हाउ स्मार्ट किंग्स वर्क। ठीक है, तो ये जो कहानी है, ये इल्तुतमिश की कहानी आपको पता होनी चाहिए, हाउ इल्तुतमिश पर्टिकुलरली विल ट्राई टू रूल। ठीक है, तो इल्तुतमिश का मृत्यु हुआ व्हेन इल्तुतमिश पास्ड अवे। उसके बाद जो टाइम फ्रेम है, द पीरियड फ्रॉम 1236 टिल 1266, 1263 से 36 से लेके 66 तक, दिस विल बी द पीरियड विल वेयर द चालीसास विल बी रूलिंग इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली चालीसा ही पावर के ऊपर थे। याद रखेगा, ये चालीसा के 40, ये अली बाबा और 40 चार थे, यही रूल करेंगे। 1266 में द चालीसा विल बी अबॉलिश्ड बाय द किंग बलबन, क्योंकि बलबन बिलोंग टू चालीसा। बलबन ने देख लिया कि अगर मेरे को सुल्तान के रूप में रहना है तो पहले इनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये चालीसा ने मेरी खाट खड़ी कर देंगे, क्योंकि मैंने यहाँ से तो पावर के ऊपर आया हूँ, आई हैव कम टू पावर विद इन द सिस्टम एंड आई कैन नॉट कंटिन्यू विद द सिस्टम, है ना। तो उसको पता था कि ये ग्रुप कितना पावरफुल है। गेटिंग माय पॉइंट? सो इस तरह से चालीसा सिस्टम का एंड आता है इन द पीरियड ऑफ बलबन। इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद बहुत बड़ा वैक्यूम होगा, और ये वैक्यूम को फिर रजिया और बलबन कंटिन्यू करेंगे। तो कल हम लोग करते हैं रजिया बलबन के बारे में पर्टिकुलरली। यस, आपके आप क्वेश्चन बता दो, 2-5 मिनट क्वेश्चन ले लेते हैं एंड लेट अस सी क्या क्वेश्चन है भाई। एक क्वेश्चन किसी का है, आपका क्वेश्चन है, सर इन द एंशिएंट टाइम्स इंडियन रूलर्स हैड कॉम्प्रिहेंसिव आर्मी बट दिस टाइम फेडेड विद द राजपूत किंग्स। यस, देयर वर अदर रीजंस, बेसिकली इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड कल्चर। क्योंकि है ना, एक्सक्लूसिविटी आ गई थी इन द आर्मी, द एक्सक्लूसिविटी केम। एंड जितने भी एक्सक्लूसिविटी आती है, व्हेनेवर द एक्सक्लूसिविटी विल बी एस्टैब्लिश्ड इन द आर्मी, आपकी आर्मी की स्ट्रेंथ लिमिटेड हो जाएगी। समझे आप लोग? पॉलिटिकली आपका एम्पायर बिल्डिंग नहीं हो पाया। आप समझो, एंशिएंट इंडिया के अंदर, मौर्य के अंदर, मैं 6 लाख की आर्मी बोलता हूँ। द मौर्यस हैड आर्मी ऑफ अराउंड 6 lakhs। ठीक है, बट दे हैड अ ह्यूज एम्पायर। द राजपूत किंग्स वर लिमिटेड इनटू देयर डोमेन। इनकी साम्राज्य कितना था? दे वर हैविंग लिमिटेड पावर। तो पावर लिमिटेड था, पॉपुलेशन लिमिटेड थी। पॉपुलेशन से ही आर्मी बनती है ना साहब। ठीक है, अब कोई बोलता है कि साहब मालदीव की आर्मी क्यों इतनी छोटी है? मालदीव में पॉपुलेशन है 3 मीन और 3.5 लाख की, समझो। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे, उनकी आर्मी के अंदर हो गए 5, 10, 25 हजार लोग। ठीक है, तो राजपूत किंग्स के अंदर भी यही कहानी थी। बिकॉज दे हैड लिमिटेड पॉपुलेशन एंड लिमिटेड एरिया अंडर देयर कंट्रोल, द आर्मी वाज नॉट मॉडर्नाइज, और पैसा नहीं था। सोसाइटी में बेसिकली आपकी कास्ट सिस्टम हुआ करती थी। अब कास्ट सिस्टम के कारण क्या होता था साहब, सर्टेन क्लासेस वर नॉट अलाउड टू जॉइन द आर्मी। ठीक है, तो ओनली लिमिटेड क्षत्रियज यूज्ड टू फाइट। तो उसमें तो आपकी फिर स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी ना साहब। ठीक है, तो ये सब परिस्थिति में स्लेव्स की कहानी थी। द स्लेव्स कैन बी ऑफ एनी ओरिजिन का बंदा कोई भी स्लेव होगा, अगर वो अच्छा परफॉर्म बन कर रहा है तो वो सुल्तान भी बन जाएगा। समझे आप लोग? तो ये कहानी बेसिकली स्लेव्स के लिए बहुत एडवांटेजेस हो गई। इट वाज मोर ऑफ अ मेरिट बेस्ड थिंग। ठीक है, इंडिया में ये मेरिट बेस्ड नहीं चला साहब। इंटरनल वीकनेसेस वर आल्सो रिस्पांसिबल बिहाइंड द राउटिंग ऑफ द इंडियन किंग्स एज वेल। ठीक है, तो लंबी कहानी है, इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, बट ये कंसेप्चुअली इतना पॉइंट आपको, योर क्वेश्चन गुड क्वेश्चन, होपफुली काफी लोगों को कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा इससे। चलिए ठीक है, चलो अदर देन दैट किसी और एक एक दो क्वेश्चन और भी है भाई साहब, क्या है? बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन ही होता साहब। ठीक है, इवन इन ईरान आल्सो वी फाइंड द सुन्नीज। इवन इन अरेबिया, आप सऊदी अरेबिया चले जाओ, सऊदी अरेबिया चले जाओ, सऊदी अरेबिया में आपको शिया कम्युनिटी मिल जाती है। देखो, लिमिटेड नंबर्स एंड माइनॉरिटी आर ऑलवेज देयर इन ऑल द सोसाइटीज। ठीक है, आप सऊदी अरेबिया में आज भी तारीख में आपको शिया मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली वो सुन्नी है। तो ईरान से जो आएंगे वो सबके सब शिया होंगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। समझे आप लोग? ठीक है, हाँ। yes, slides will suffice. They will try to help you for around 70% of syllabus। 70% के आसपास आपको हेल्प कर देंगे। 20% आपको बुक से मिलेगा। 10% तो किसी का पता नहीं है। ठीक है, इसको अच्छे से कर देना, मैंने बहुत डाली हुई है चीजें स्लाइड्स के अंदर। ठीक है, रीजन और डायनेस्टी के रूप में थे। रीजन, डायनेस्टी, ठीक है, कल्चर के रूप में इनके नाम पड़े थे। ठीक है,
योर क्वेश्चन गुड क्वेश्चन आकांक्षा। व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि आप जब आईएएस बन जाओ बेटा, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में जाना, और कल्चर में जाने के बाद जो इंडियन हेरिटेज है उसको रिवाइव करिएगा, उसके लिए अच्छा सा प्लान लेके आइएगा। एंड प्लीज ट्राई टू सेल और मार्केटिंग थोड़ा बहुत करिएगा अच्छी तरह से, तो दूसरी चीजें भी लोग देखने आएंगे, है ना? ठीक है। हाँ। और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, सरकार के पास सॉल्यूशन है, ठीक है। भारत देखो, देश देखो, अभी मोदी साहब चला रहे हैं। इट विल टेक इट्स ओन टाइम, है ना? योर क्वेश्चन गुड क्वेश्चन। देखो, ताजमहल इज अ गुड मॉन्यूमेंट, बट यू कैन फाइंड अदर मॉन्यूमेंट्स एज वेल जिसको आप देख सकते हो, ठीक है। बट यही है प्रॉब्लम साहब, है ना? तो इसका सॉल्यूशन यही है, आप आईएएस जाओ, पॉलिटिक्स में जाओ। मेरे ऐसा बंदा तो करेगा क्या, ठीक है? मैं तो खाली पढ़ाता रहता हूँ, और तो क्या करूंगा साहब, है ना? नालंदा ऑलरेडी चालू है, उसका रीबिल्डिंग चालू हो चुका है। इट इज ऑलरेडी 2014 से तो यहाँ पे टीचिंग भी चालू हो गया है, ठीक है। बीवी दोषी उसको बना रहे हैं, बीवी दोषी इज द आर्किटेक्ट जो नालंदा को बना रहे हैं, अभी उसको फिर से रीडिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। हो रहा है बेटा, वो इट विल टेक इट्स ओन टाइम, बट द ग्लोरी विल नॉट बी देयर। वो जो चार्म होता है ना, चार्म, पुराना जो चार्म होता है वो चला गया, नया कुछ नहीं होता। यस यू कैन गो, बट नई एनसीईआरटी है ना, एक बार वो बॉक्सेस बहुत आते हैं यार, उसमें से इतने बॉक्सेस है कि बात मत करो। और जो भी मिडिवल इंडिया की बुक है, मिडिवल इंडिया की बुक है, ये है ना आपकी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, ये वाली बुक है, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं यार, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? सूफीज्म पढ़ाऊंगा यार, उसके अंदर पढ़ा दूंगा, ठीक है। सूफीज्म को पढ़ाएंगे हम लोग 1 घंटा। आर्ट एंड कल्चर के अंदर ये सब टॉपिक आ जाएगा। आर्ट एंड कल्चर में फिर से रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। कौन से राजा ने कौन से सूफी सेंट को आसरा दिया, ये सब कुछ, है ना? यस यू कैन गो, बट न्यू एनसीईआरटी को एक बार गो थ्रू कर देना। 12th स्टैंडर्ड की करिएगा, स्टैंडर्ड 12th की, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। Badami Chalukyas came into the conflict with the Arabs. There are no evidences as such. बट या कल्याणी चालुक्य के लिए कहा जाता है, विक्रम 6 करके जो राजा था, उसका कहीं ना कहीं एविडेंसेस है, ठीक है। फ्रॉन्क्यो बर्नियर अकाउंट ऑफ इंडिया, इसको स्टैंडर्ड 12th की जो पार्ट 2 की किताब है ना, न्यू एनसीईआरटी, उसके अंदर से एक बार पढ़ो। हम लोग जब मिडिवल इंडिया में आएंगे तो बर्नी और टवेनियर के बारे में बात करेंगे। आई विल बी टॉकिंग अबाउट शाहजहां के ऊपर आऊंगा तो थोड़ा बहुत डिस्कस कर दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। मल्टीपल टाइम डिस्ट्रॉय हुआ था साहब। कुमारपल ने उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद बनाया, भीमदेव, दोनों ने कंट्रीब्यूट किया है। इवन भीम 2 भी कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे किंग्स होते हैं, लोकल किंग्स भी थे, ठीक है सर। कंक्लूड करें साहब आज क्लास को, है ना? आई सी यू टुमारो, कल शुरू करते हैं यहाँ से ही, और विल गो टू द खिलजी डायनेस्टी। ओके, चलो बाय, शब्बा खैर, मिलते हैं अपन बाद में।